देखिए बेसिकली यहाँ पर हम इस क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को आप लोग को मैं समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ये जो फाइल्स डाउनलोड करवाए हैं, इसका क्या यूज होगा। ठीक है, खास करके इस करियर में या फिर आप इसके पूरे टीचिंग करियर में जो भी अभी जर्नी में, सॉरी, क्या इनका महत्व है, किस क्यों हम इसका यूज करेंगे, तो सब हम बताने वाले हैं। देखिए सबसे पहले एक चीज यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, एक हम लोग सॉफ्टवेयर यहाँ पर यूज कर रहे हैं और इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका नाम है VMware। अब ये क्यों कर रहे हैं, बेसिकली ये हम कर रहे हैं वर्चुअलाइजेशन के लिए। किन्हीं को पता है वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? एनीवन? गलत सही जो पता है बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सर ये वर्चुअलाइजेशन में एक्चुअली में क्या करते हैं कि इसके अंदर हम कोई भी जैसे विंडोज वगैरह हो या काली लिनक्स सर हो किसी या फेडोरा एक एक हो, करते कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। नहीं और नहीं मशीन पर रन कर सकते हैं, मशीन बनाकर उसमें कोड वगैरह रन कर। ओके ठीक है, मगर टेक्नोलॉजी ये है किस चीज का, ये किस लिए यूज किया जाता है पता है आप लोग को? सर वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग टेक्निकली जो उसका जो वर्किंग है आप लोग वो बता रहे हैं, कोई बात नहीं, फिनिश कर दो अभी। मैं बताता हूँ आप लोग को बेसिकली वर्चुअलाइजेशन होता क्या है। अच्छा, वर्चुअलाइजेशन समझने से पहले ये बताइए वर्चुअल का मतलब क्या होता है, तो बताइए वर्चुअल का मतलब। मतलब वो वर्चुअल फिजिकली वर्चुअल है नहीं। हाँ, मतलब वर्चुअल का मतलब वो हमारे पास फिजिकली है नहीं, बट मैं उसको एज इट इज यूज कर सकता हूँ। मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, मतलब हमारे पास जो चीज है नहीं मैं उसको यूज कर सकता हूँ वर्चुअली, दूर से यूज कर सकता हूँ। वर्चुअल यानी जो दिखता नहीं है। हाँ चलो गुड, सही बताया कुछ। देखो बेसिकली वर्चुअल या वर्चुअलाइजेशन का मतलब होता है शैडो। अब सिंपल समझो, शैडो है ना, लाइक परछाई, है ना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक ह्यूमन है, चाहे हम इंसान है या जानवर है या कोई भी कोई भी चीज है। अब मान के चलिए एज ए ह्यूमन हुई समझते हैं, मान के चलिए हम कहीं पर जाते हैं या फिर हम कहीं खड़े हैं तो हम पर जो सूरज की रोशनी है, हम पर जो लाइट आती है, तो हमारा एक शैडो क्रिएट होता है। ठीक है, अच्छा, अब वो जो शैडो क्रिएट होता है, क्या वो रियलिटी में उसका कुछ अपना कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है? यस और नो? उस शैडो का अपना कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है? नहीं होता है ना। वो शैडो कैसे हुआ क्रिएट? जो मेरा फिजिकल अपीयरेंस है, जो आपका फिजिकल अपीयरेंस है, उसका एक इमेज तैयार हुआ, है ना, उसका एक इमेज तैयार हुआ। सेम, अब इसको एक और चीज समझते हैं, जैसे आजकल VR गेमिंग होता है या वर्चुअल रियलिटी जिसको बोलते हैं, जिसमें आपको दिखाया जाता है कि आप किसी रोलर कोस्टर पे है, आप कहीं पर फाइट कर रहे हो, क्या आपको पूरा प्रॉपर वो फीलिंग आता है फाइट वाला, प्रॉपर आपको एकदम आता है कि कोई आपसे लड़ रहा है, आप फायरिंग कर रहे हो, है ना। बट क्या एक्चुअल में आपको बैटल ग्राउंड में होते, एक्चुअल में कोई आप फायरिंग कर रहे होते, एक्चुअल में कोई आप कार चला रहे होते? नहीं, है ना। जैसे प्ले स्टेशन गेम खेलते हैं हम लोग, अब प्ले स्टेशन का जो कंट्रोलर होता है उसमें अगर खेलोगे आप लोग को पता होगा, उसमें आप जब चलाओगे ना कार वार तो पूरा उसका वाइब्रेशन, जो कार टकराएगा ना तो पूरा आपको प्रॉपर वाइब्रेशन आता है, जैसे लगेगा कि आपने सच में कोई कार टकराता तो किस तरीके से वाइब्रेशन आता है, उस तरीके का। तो वो क्या हुआ, वो वर्चुअल रियलिटी दिखाया जा रहा है, आपको एक ऐसा इमेज दिखाया जा रहा है। माइक ऑफ कर लीजिए, थोड़ा नॉइस होता है, नहीं तो मजबूरन हमको सबका माइक ऑफ करना पड़ जाएगा। अब उसमें क्या होता है कि आपको एक वर्चुअलाइजेशन के थ्रू आपको एक वर्चुअल रियलिटी दिखाया जाता है, मतलब आपको दिखने में वो हर चीज से रियल लगेगा बट उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। उसी तरीके से यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी इंटेल ने इंट्रोड्यूस किया। बेसिकली माइक ऑन है। बेसिकली इस टेक्नोलॉजी में होता यह था कि हम अपने मेन होस्ट मशीन पर ही हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को एज ए लाइव या रनिंग सिस्टम पे ही होस्ट करा सकते थे, जिसका फायदा ये होता था
कि आपको कोई अलग से सिस्टम परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आपको से मतलब आपको कोई भी अलग से हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब एक एग्जाम्पल तो समझते हैं, एक मान के चलते हैं, एक डेवलपर है, वो एक मल्टीपल क्रॉस प्लेटफॉर्म के लिए कोई टूल डेवलप करता है। लाइक वो एक टूल बना रहा है जो विंडोज पे भी चलाना है, उसको लिनक्स पे भी चलाना है, ठीक है, और उसके एप्पल मैक ओएस पे भी चलाना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन उनके अलग आर्किटेक्चर्स है, उनके अलग सारा एग्जीक्यूशन अलग है, सब कुछ अलग है। अब अगर मानकर हम ये चलते हैं कि अब उनको यूज करने के लिए या उनको टेस्ट करने के लिए इनको वो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। अब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए तो उनके लिए प्रॉपर उनको एक मशीन सेटअप करना होगा, राइट। अब उसके लिए उनको परचेज करना पड़ेगा, उसके लिए उनको हार्डवेयर परचेज करना होगा, उनका कॉस्ट लगेगा, उनको फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा वो चीज। और ये चीज को देखते हुए वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स का यूज किया जाता है। अब होता यह है कि वर्चुअलाइजेशन बेसिकली हमारे मदरबोर्ड, हमारे 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 सिस्टम के साथ एक ऐसा टेक्नोलॉजी दिया जाता है जिसके अंदर आप अपने मेन होस्ट मशीन पे ही आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही बार में आप रन करा सकते हैं, ठीक है, बिना कोई एक्स्ट्रा हार्डवेयर रिक्वायरमेंट। अब होता यह है, अब इसके लिए बहुत सारे मल्टीपल वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर आते हैं जो आपको ये प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप एक ही सिस्टम पे आप लिनक्स भी चला लोगे, आप मान के चलो एक और कोई विंडो मशीन भी चला लोगे, और आपको कोई कुछ अलग से कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे इसके लिए बहुत सारे टूल्स आते हैं, लाइक इसके लिए आपका वर्चुअल बॉक्स है, ओरेकल का ओपन सोर्स है, वीएमवेयर है, हाइपर वी है, विड माइक्रोसॉफ्ट का है। अगर मैथ पे आते हैं तो यूटीएम है, वीएमवेयर फ्यूजन है, क्यू है, बहुत सारे और भी दो तीन है ना। अब ये तो एक नॉर्मल केस में वर्चुअलाइजेशन का यूज है, बट साइबर सिक्योरिटी में इसका क्यों यूज है? अब देखा ये जाता है कि अगर साइबर सिक्योरिटी में हमको मल्टीपल चीजों के ऊपर काम करना होता है, पहला चीज, या हमें बहुत बार क्या होता है मालवेयर्स, एक्सप्लॉइट्स, इनके साथ कहीं ना कहीं हमें अपना प्रैक्टिस करना होता है, हमें पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म करना होता है। अब पॉसिबल तो है नहीं ना कि अब हर के लिए आप अलग अलग मशीन लेके जाया जा सके। अगर हमको विंडोज पेन टेस्ट करना है तो विंडोज का एक कंप्यूटर ले जाएंगे, मैथ के लिए तो मैथ का चाहिए, लिनक्स के लिए ऐसा तो बहुत ज्यादा वो हो जाएगा, आपको कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा। या फिर सबसे बड़ा ये चीज, इसको हम जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट की तरह यूज करते हैं। कैसे? अगर मानकर चलिए हम लोग आए दिन मालवेयर और एक्सप्लॉइट्स के साथ हम लोग का आमना सामना होता है, ठीक है। अब मानकर चलिए आप अपने होस्ट मशीन, जो आपका ये मेन मशीन है, इसको बेसिकली हम लोग होस्ट मशीन बोलते हैं। अब हमारा जो ये रियल टाइम मशीन होगा, जो रियल टाइम में ओएस हमारा चल रहा है, अगर हम इस पर किसी तरीके का कोई ऐसा टास्क परफॉर्म करते हैं जो कहीं ना कहीं मलिशियस हो सकता है, और उसके चक्कर में आपका सिस्टम हो सके हार्म हो सकता है, आपके डेटा को हार्म पहुंच सकता है, आपके किसी तरीके का लाइक हो सके तो रैंसम अटैक हो सकता है, जिससे कहीं ना कहीं आपका मेन सिस्टम इफेक्ट हो जाए। अब इन सब चीजों से भी बचने के लिए ना हम लोग वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं। बेसिकली इसमें करते क्या है कि हम अपना एक खुद का ऐसा लैब सेटअप करते हैं जहां पर हम अपने हैकिंग स्किल्स, हमें अपने हैकिंग टेक्निक्स को प्रैक्टिस भी कर पाते हैं बिना अपने मेन सिस्टम को किसी भी तरीके से इन्फिल्ट्रेट किए हुए, बिना अपने मेन सिस्टम को किसी भी तरीके से छेड़े हुए, बिना उसको हार्म पहुंचाए हुए। अगर बहरहाल अगर कोई भी इशू होता है या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमारा मेन मशीन किसी भी तरीके से इन्फेक्ट नहीं होगा। तो इन चीज के लिए भी हम लोग वर्चुअलाइजेशन का यूज हम अपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी किया जाता है। हैकर्स इनका यूज करते हैं। दूसरा, हमारे लिए एक बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, हमें किसी भी तरीके का और भी कोई हार्डवेयर परचेज, कोई अलग से कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं। अब ये काम कैसे करता है ये भी जानना आपको जरूरी है। बेसिकली ये काम इस तरीके से करता है, देखो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ हम लोग इंस्टॉल करते हैं, कौन बताएगा? एक ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, जो भी आप कोई भी आप पैकेज यूज करते हो इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स का, तो आप कहाँ इंस्टॉल करते हो इसको, बताओ? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क में? सर वीएस बॉक्स में। देखो, ध्यान मुझे से पूछे थे कि देखते हैं कौन हार्ड डिस्क है। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको एक हार्ड डिस्क देते हैं,
आप उसमें ओएस इंस्टॉल कर दोगे, ठीक है। आप उसको चलाओगे कैसे? क्या सिर्फ हार्ड डिस्क में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने से ओएस चल जाएगा आपका? नहीं, प्रॉपर और हार्डवेयर चाहिए ना। हमें एक पूरा कंप्यूटर बनाना पड़ता है, हमें प्रोसेसर चाहिए, हमें रैम चाहिए, हमें मदरबोर्ड चाहिए, हमें पावर सप्लाई चाहिए, हम्म, है ना। तो हमें हार्डवेयर चाहिए, तब हम उसको प्रॉपर ऑपरेट कर पाएंगे। मगर अब होता यहाँ पर यह है कि वर्चुअलाइजेशन में होता यह है, वर्चुअलाइजेशन में आप इतना समझ लो कि जब हम किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब किसी भी वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर पे रन कराते हैं ना, हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ये दिखाते हैं कि तुम एक रियल हार्डवेयर पर इंस्टॉल हो रहे हो, है ना। तुम एक रियल हार्डवेयर पे इंस्टॉल हो रहे हो, बट वो एक्चुअली में वो एक कोई रियल हार्डवेयर नहीं होता है। वो हमारे ही हार्डवेयर का एक शैडो कॉपी होता है, ठीक है। जो कि उसको लगता है कि हम एक रियल हार्डवेयर पे इंस्टॉल है, बट वो रियल हार्डवेयर पर नहीं इंस्टॉल होता है। और इसके मदद से हम लोग वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजीज का यूज कर पाते हैं। मगर एक चीज हमेशा याद रखना, अगर इसमें किसी एक चीज का अगर मेरे मानो तो सबसे ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है वो होता है रैम का। वो क्यों, मैं बताता हूँ आपको। अब जितना भी एट अ टाइम आप अपना जितना भी वर्चुअल मशीन यूज करोगे, जितने भी वर्चुअल सिस्टम यूज करोगे, उनको रैम का कंजम्पशन उतना बढ़ेगा, प्रोसेस बढ़ेगा, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए चलते हैं, जो अभी जैसे विंडोज 10 चला रहे हो आप लोग या विंडोज 11 चला रहे हो, आप लोग को पता होना चाहिए विंडोज 10 या विंडोज 11 को, खास करके हम विंडोज 10 का बात करते हैं, चलाने के लिए आपके पास मिनिमम रैम ऑफ रिक्वायरमेंट 4 GB होना चाहिए। कितना? 4 GB। 4 मतलब 4 GB। अगर आप 4 GB से नीचे रखोगे, आपका विंडोज 10 नहीं रन कर पाएगा। आप अभी तक कोई भी ऐसा कंप्यूटर देख लो जिसमें विंडोज 10 है, और किसी में भी देख लो कि 4 GB रैम से नीचे वो नहीं होगा। अब आप एक चीज समझो, आप मान कर चलो कि 4 GB रैम आपके एक मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को ही चलने के लिए चाहिए, आपके मेन होस्ट OS को ही चलने को चाहिए। आप दूसरा एक उस पे और एक ऑपरेटिंग सिस्टम चलाओगे तो उसको भी तो रैम देना होगा ना आपको, उसको भी तो रैम स्प्लिट करना होगा ना आपको, है ना। तो आप फिर कैसे कर पाओगे, क्योंकि आपके मेन मशीन को ही चलाने के लिए 4 GB रैम चाहिए। तो मेरा मानना यह है कि अगर आपको नहीं भी, अगर आपको फिर भी आपको कितना रैम चाहिए जिसमें आप एक अच्छे से वर्चुअलाइजेशन एक मशीन आप एट ए टाइम होस्ट करा सकते हो, आपको मिनिमम से मिनिमम 8 GB रैम चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप 8 GB अगर आपके पास रैम है तो 4 GB आपके मान कर चलो कि आपका क्या बोलते हैं उसको, मेन होस्ट मशीन को मिल जाएगा, एक्वायर कर लेगा। बाकी का जो बचा 4 GB रैम होगा वो हम अपने वर्चुअल मशीन के लिए यूज कर सकते हैं, हम अपने वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास 16 है, 24 है, 32 है, तो आपके पास इनफ रैम है ना। बट फिर भी अगर जिनके पास 4 GB रैम ही है, तो उनका एक उपाय ये है कि हम जो जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करें, खास करके जो लिनक्स यूज करते हैं, तो हम उसको 1-1.5 GB रैम देकर हम लोग चला सकते हैं, बट वो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। तो मेरा एक ही, देखिए आप लोग से हमको कोई ऐसा नहीं, आपके पास जैसा भी सिस्टम है कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास बस एक रिक्वायरमेंट, आपके पास हम कोई हाई फाई ये नहीं बोलेंगे ग्राफिक्स कार्ड लगा लो, ये लगा लो, वो हमको मैटर नहीं करता वो सब। बस एक चीज है कि एक चीज आप लोग रिक्वायरमेंट आप लोग अपना ठीक कर लो। अगर आपके पास 4 GB रैम है, हम 4 GB वालों के लिए बोल रहे हैं खास करके, 4 GB से नीचे है, क्योंकि ऑब्वियस की बात है बहुत कम लोग के पास होगा, तो आप लोग मिनिमम 8 GB रैम करा लो बस, इजिली, ताकि आप लोग इन फ्यूचर आप लोग इजिली ये काम कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन में रैम का ही रिक्वायरमेंट होने वाला है। क्लियर है सबको? अब आते हैं यस मेन सर। चीज पे। अब वर्चुअलाइजेशन हो तो गया, मगर ऐसा नहीं है कि आप टूल्स इंस्टॉल किए लाइक VMware वर्चुअल बॉक्स जो भी आता है, तो इंस्टॉल किए और डायरेक्ट आप रन कर दोगे और चलने लगेगा, नहीं। इसके पीछे भी हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप्स को सीखेंगे कि कैसे हमको इंस्टॉल करना है, कैसे प्रॉपर हम मेथड यहाँ बताते हैं। सबसे पहला चीज, अगर आपको वर्चुअलाइजेशन चेक करना है कि आपके सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन कर सकता है यूज या नहीं यूज हो सकता है, ये हम लोग को देखना होता है। बेसिकली अभी के जो सिस्टम्स आ रहे हैं, जो 6-7 जनरेशन के बाद जितने भी ओएस आए हैं, इनमें एक चीज बहुत कॉमन था कि इसमें अंदर बाय डिफॉल्ट वर्चुअलाइजेशन इनेबल आते थे। बट जो पहले के कुछ सिस्टम थे, ठीक है,
उसके अंदर वर्चुअलाइजेशन इनेबल बाय डिफॉल्ट नहीं आता था, आपको इनेबल करना पड़ता था। आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन की सपोर्ट है कि नहीं? सिंपली आप लोग को अपने टास्क मैनेजर में जाना है। टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर खोलिए अपना। नीरज जी आप ही को बोल रहे हैं। यस सर। टास्क मैनेजर, टास्क मैनेजर खोलिए अपना, टास्क मैनेजर। हाँ खोल दिया सर। इसको फुल स्क्रीन पर लीजिए आप लोग। फुल स्क्रीन पर लेने के बाद ऊपर में आपको एक जगह पे परफॉर्मेंस दिख रहा होगा, परफॉर्मेंस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर आपको एक देखिए आपका डिसेबल्ड है, आपका डिसेबल्ड है, और बहुत लोगों का यहाँ पर आएगा इनेबल। क्या आएगा? कहाँ पे इनेबल। सर? डिसेबल कहाँ वो पे है? देखिए, वो देखिए सीपीयू में वहां लिख के आ रहा है वर्चुअलाइजेशन डिसेबल्ड। वो नीचे देखो राइट साइड में, जहाँ पर लॉजिकल प्रोसेसर कोर वोर लिखा हुआ उसके सामने, सामने राइट साइड में कर्सर नीचे की ओर लाओ, 4th नंबर। ये ना। हाँ, डिसेबल्ड आ रहा है। ठीक है, अगर जिनका भी डिसेबल्ड आया और जिनका इनेबल है तब तो वो गुड टू गए हैं, वो सेटअप करने के लिए रेडी है। बट फिर भी अगर जिनका डिसेबल आता है तो ऐसा मत समझना है कि डिसेबल है तो नहीं होगा। बट हाँ, कुछ कुछ बहुत ओल्ड पीसी है ना, 4th जनरेशन 3rd जनरेशन, उनमें शायद कुछ कुछ के अंदर वर्चुअलाइजेशन नहीं हो। बट आई थिंक उतना पुराना पीसी कौन रखेगा। बट अभी अगर फिर भी आपका डिसेबल आ रहा है ना, तो आपको ये इनेबल करना होगा। अब बोलोगे सर कैसे इनेबल करें? अब इनेबल करने के लिए आपको सिंपली आपके बायोस में जाना होगा। बायोस में, अब जैसे आपका एचपी है, डेल है, या आपका जो भी कंप्यूटर है, ठीक है, हर का एक बायोस होता है। बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस बेसिकली आप बोल सकते हो कि आपके मदरबोर्ड का अपना खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जहां से आपके पूरे मदरबोर्ड का कंट्रोल हो, सेटिंग किया जाता है। तो बायोस के अंदर जैसे एचपी होगा या डेल होगा, उसके अंदर सिक्योरिटी या ऑप्शन होता है, वहां जाना पड़ता है। और वहां पर किसी में लिखा रहेगा इंटेल वीटी हाइपर, किसी में प्रॉपर लिखा रहेगा इंटेल वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। अगर ये डिसेबल होगा, इसको बस आपको इनेबल करना है। अब देखिए, जिनका इनेबल है ठीक है, जिनका नहीं इनेबल है हम प्रोसेस बताते हैं। आपका किस चीज का कंप्यूटर है? एचपी का है सर। वो एचपी का F2 है। डाल के फिर बायोस सेटअप में जाने के बाद कहाँ पे जाना होगा? क्योंकि हम अभी इसे बताते हैं इसको, हम बताते हैं। जैसे देखिए, आप बायोस की पता कैसे कर रहा है, बहुत आसान है। आपका जिस भी कंपनी का सिस्टम है ना, बस गूगल पे जाके बस इतना लिखना है, अपने कंपनी का नाम स्पेस बायोस की, इतना लिखोगे आपका बता देगा। अगर फिर भी नहीं आपको समझ में आता है तो बहुत आसान तरीका है, स्टार्ट पे जाओ और बस लिखो एडवांस रीस्टार्ट। एडवांस। रीस्टार्ट जैसे हम कुछ बता देते, डेल का F12 है आई थिंक, एचपी का F10 है, और शायद ऐसे ही देखना होता है। स्टार्ट पर जाओ, स्टार्ट। हेलो सर। HP का शायद F9 है। F9 से हेलो बूट सर खुलता जी। है उसका। देखिए एक मिनट रहो, यहाँ हेलो पर लिखना एडवांस। सर, मैं श्रवण बोल। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एडवांस, एक मिनट, इधर गया वो। नहीं नहीं, रीस्टार्ट लिखना, स्टार्टअप, एडवांस स्टार्टअप लिखो, स्टार्टअप। ध्यान में नहीं आ रहा है कोई। स्टार्टअप, STARTP। एक मिनट, अरे यार ये आ नहीं रहा है। एडवांस रीस्टार्ट लिखना, रीस्टार्ट आ नहीं रहा है ये। अरे अरे, इतना इतना जल्दी जल्दी नहीं, रुको। आ नहीं रहा है तुम्हारे में। खैर छोड़ो, एक काम करो, सिस्टम शट डाउन करो, क्योंकि शट डाउन करके ही करना पड़ेगा आप लोग को। आप एक काम करो, कोई अपने फोन से कनेक्ट हो जाओ, कैमरा शेयर करके अपना स्क्रीन दिखाओ, हम दिखाते हैं कैसे इनेबल करना है। और किसी और का अगर इनेबल है तो अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मेरा तब तक इनेबल इनको है। हम मैं दिखा। श्रवण मेरा मैं श्रवण इनेबल है। बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर। हाँ मेरा इनेबल है। हाँ सर मेरे में इनेबल भी है, पर मेरे को सर एक काम भी था, इसलिए थोड़ा मैं अपना कर सकता हूँ क्या? मैं श्रवण बोल रहा हूँ। ठीक है, शेयर कर लो। नीरज जी आप
आप जैसे जैसे आप अपना बायोस ओपन करिए हाँ और हाँ बस हम जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे कीजिएगा आप। ठीक है सर, मैं मोबाइल से कनेक्ट पहले हो जाता हूँ। आप आपका डाउनलोड है सर्वम सारा तीनों फाइल जी सर। शेयर करिए इसके। नेट सही है ना आपका? जी सर। ओके, अब देखिए जिनका इनेबल आएगा ना वो सीधा वहां पर जो टास्क मैनेजर में प्रोसेस में शो कर रहा था ना, वो सीधा वहां पर इनेबल ही दिखाएगा। दिखा दो सबको। सर अरे बाबू मैंने पूरा इसलिए अपना स्क्रीन शेयर करो, बोलो। सर मैंने अपना इसलिए स्क्रीन शेयर किया है क्योंकि तुम बंद मेरे क्यों में कर दिए? प्रॉब्लम। वेट सर। हम क्लास के बाद देख लेंगे दोस्त, अभी रुक जाओ थोड़ा। कोई और शेयर कर दो जिनका सब कुछ सही है। इनका स्क्रीन दो लोगों का शेयर हो रखा है। धनंजय जी अरे किसका आ रहा है? इनेबल है ना, ये देखो इनेबल है, ठीक है। अब अगर इनेबल आया, देखो इनका 7 जनरेशन है, तो हमको बताया था ना 6 जनरेशन के बाद के जितने भी सिस्टम आए ना उनमें बाय डिफॉल्ट इनेबल मिला है। अच्छा बट उनका 6, जिनका नीरज जी का शायद 6 था तो उनमें डिसेबल था, ठीक है। क्यों बंद कर दिए दोस्त? और ये लेटेस्ट ये डाउनग्रेड वाला वर्जन सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक काम कीजिए, आप इंटरनेट से आप VMware 17 डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, मिल जाएगा। 16 नहीं काम करेगा क्योंकि ये विंडो 11 है ना, आई थिंक विंडो जी सर। 11 के लिए सपोर्ट खत्म कर दिया होगा, उसके लिए उसी चक्कर में हो रहा है वो। नहीं 11 में तो 16 सपोर्ट कर रहा है मेरा। देखिए सर आपका यहाँ कर क्या रहा होगा, बता रहा है। हाँ हम समझ गए। इनका कोई अपडेट ऐसा हुआ है क्योंकि इन्होंने शायद अनइंस्टॉल अच्छे से नहीं किया होगा, हाँ जिस कारण से इनको ये प्रॉब्लम आ किया। रहा है, ठीक है। आप लेटेस्ट वर्जन करके इंस्टॉल कर लीजिए, आपका हो जाएगा। इसके सारे लोग इनेबल हो गया, सब लोग देखो वो चीज आपका जो वर्चुअलाइजेशन वहां पर जो डिसेबल आ रहा था ना, वो ध्यान से देखो इनेबल आ गया, ठीक है। अब आपका मेन चीज अब सेटअप कर सकते हो आप, क्योंकि अगर ये नहीं रहेगा ना आपका कुछ नहीं काम करेगा वर्चुअलाइजेशन। अब एक काम कीजिए, अब अपना दिस पीसी ओपन करिए, सॉरी VMware अब ओपन करिए, इंस्टॉल जो किए आप। और VMware वर्कस्टेशन प्रो हम नहीं चाहेंगे, आप लोग को सजेस्ट करेंगे कि यूज करिए, क्योंकि ये ज़्यादा रिसोर्स खाता है और ये पेड होता है। तो इसको फिलहाल आई वांट टू ट्राई 30 डे ट्रायल करके कंटिन्यू कर दीजिए। आप लोग यूज कीजिए VMware प्लेयर, क्योंकि वो उसका रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है, और वो नहीं सर लैग भी नहीं फ्री है करता है। सर। अरे फ्री, प्रो फ्री है सर। अरे हमको पता है दोस्त फ्री है, मगर ये जो वर्कस्टेशन प्रो है ना, ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स खाता है सिस्टम का, ठीक है। इसको बंद कीजिए, प्लेयर यूज कीजिए, प्लेयर इसके साथ ही इंस्टॉल होता है वो, और वो इजी टू समझने में भी आप लोग को आसान है। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो प्रो यूज कर सकते हो। नीरज जी प्लेयर इसको इंस्टॉल बंद कर लूँ? कीजिए। प्लेयर इंस्टॉल कर लूँ सर क्या? अरे VMware प्लेयर प्लेयर। इसी के अरे प्लेयर इसी के साथ इंस्टॉल होकर आता है। अच्छा। इसको बंद कीजिए ना, इसको बंद कीजिए, स्टार्ट पे जाइए और लिखिए VMware देख प्लेयर, वो देखिए नीचे आ जाएगा येलो कलर का आइकन, वो आ गया। उस पर राइट क्लिक, हाँ हाँ उसके सामने एरो पर क्लिक, खुल गया ये। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने 3 ऑप्शंस आता है। सबसे पहला चीज, अब यहाँ से थोड़ा सीरियस हो जाएगी सारे लोग। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन, ठीक है। आपको एक काम करना पड़ेगा सबसे पहले। फिलहाल हम ये नहीं बताएंगे कि ये नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास से लिनक्स के बारे में पढ़ेंगे, बट हम थोड़ा ओवरव्यू दे देते हैं। बेसिकली हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर काले लिनक्स को। अब बहुत लोग को मन में आता होगा कि सर काले लिनक्स क्या है, तो बेसिकली काले लिनक्स एक लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और बेसिकली उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन है काली। और बहुत लोग को मिथ होता है कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड में काली लिनक्स ही आपको चलाना आना चाहिए तब भी आप इस परफॉर्म कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ये दिमाग विद से निकाल दीजिए। हम यहाँ पर कोई भी लिनक्स, पाइथन,
हाँ बार यस बार बोल रहे हैं, इस बार मजबूर होकर हम सबका माइक ऑफ कर देंगे। आप बंद कर लीजिए माइक, ठीक है। तो लिनक्स से क्या होता है कि लिनक्स में लिनक्स आप कोई भी चला सकते हैं, बस फर्क ये होता है बेसिकली लिनक्स में जो पाइथन जो काली है ना, काली को के अंदर आपके पहले से ही सारे साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जितने भी टूल्स होते हैं ना, वो सारे प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, ठीक है। तो इसलिए काली को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है कि इसके अंदर आपको कोई भी अलग से बहुत सारे टूल्स को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आते हैं मेन चीज पर कि अब यहाँ पर कैसे इंस्टॉल करेंगे। अभी करना कुछ नहीं है, सबसे पहला चीज ये करना है, हम यहाँ पर काली का 2 फाइल डाउनलोड कराए थे, अगर आप लोग को ध्यान हो तो। बेसिकली यस एक जो फाइल था वो एक था आईएसओ फाइल, जिसका मतलब होता है इंस्टॉलर इमेज, ठीक है। इंस्टॉलर इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल होता है। दूसरा जो था वो वीएम फाइल था, जो प्री इंस्टॉल्ड प्री बिल्ड फाइल था। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझा सकते हैं। डिफरेंस ये है कि एक के अंदर आप मैनुअली आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो, आप उसमें चाहो अपने हिसाब से जो भी चेंजेस अपने होस्ट नेम मतलब यूजर नेम भी रख सकते हो, पासवर्ड रख सकते हो। पर एक जो है ना प्री बिल्ड वाला, उसके अंदर पहले से ही काली आपको सेटअप मिलता है, बस आपको ओपन करना है और रन करना है, बस इतना ही करना होता है। हम दोनों तरीका बताएंगे आपको, आप जो भी चाहो जिससे भी आपको सुटेबल लगे आप उसका यूज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम लोग मैनुअल ही देखते हैं मैनुअल कैसे करना है, क्योंकि मैनुअल का प्रोसीजर आपको समझना होगा। सबसे पहले आपको कोई भी सी ड्राइव के अलावा कोई भी डी ड्राइव ई ड्राइव जो भी है, उसके अंदर जाकर एक फोल्डर आपको बनाना होगा, ठीक है। तो अपना डी ड्राइव ई ड्राइव जो भी है आप उसमें आ जाइए। नीरज जी आप ही को बोल रहे हैं। जी सर, जी सर। हाँ, जैसे डी ड्राइव एफ ड्राइव सी ड्राइव छोड़ाकर आपको किसी भी एक डायरेक्टरी में आना, सॉरी ड्राइव में आना है, और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करना है। अब फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, बट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप इंस्टॉल कर रहे हो आप उन्हीं का नाम देना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर काली लिनक्स ही आप लिख सकते हो यहाँ पर, ओके, ठीक है। एक फोल्डर बना लेना है। अब ये क्यों फोल्डर बना है ये भी हम समझा देंगे। अब आपको दोबारा VMware पर आना है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट जब मैनुअल हम इंस्टॉल करेंगे तो हमें चूज करना है क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन, इस पर टिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जिसमें सबसे पहले आपसे आपने जो आईएसओ फाइल डाउनलोड किया है वॉट एवर जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसका आईएसओ चूज करना है। तो जो आपने काली का आईएसओ डाउनलोड किया उसको आप जहाँ भी जहाँ रखे हो वहाँ पर जाकर आपको मैनुअली चूज करना है। तो जहाँ भी आपके पास है आप उसको चूज कर लीजिए। भूल गए? वाह दोस्त, इतना जल्दी भूल गए। अभी रखा था सर। डेस्कटॉप पे रखे हुए क्या? नहीं नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं रखा हूँ। स्टीम में इसमें है सर ये। फिर पाथ पर आइए। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वहाँ जाइए VMware में जाइए या उसका पाथ। अरे ऐसा नहीं करना, क्या कर रहे हैं दोस्त, समझ आराम गया सर से। मैं। हाँ वो हम्म, कर रहा हूँ। इसमें नहीं था टेनो, टेनोसेर प्रीमियम सॉफ्टवेयर। ये रहा, अपने आप ISO 4 हो जाएगा, चूज कीजिए, ओपन कर लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप ओपन किए यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रेस करना है। अब आपको जैसे ही नेक्स्ट प्रेस किया तो पूछ रहा है कि भाई आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ऑब्वियस हम लिनक्स यूज करेंगे तो लिनक्स को सेलेक्ट कर लेंगे हम। अब आपको नेक्स्ट कर लेना है, वो वर्जन आप रखो कुछ भी चेंज कर दो उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पे सर पड़ता है। और ये वर्जन में क्या उबंटू ही रहेगा सिर्फ क्या? हाँ रहने दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही वर्चुअलाइजेशन है। नेक्स्ट, अब आपको अपने मशीन का नाम देना है। क्या नाम देना चाहते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं वो आप नाम दे दें, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे ये चेंज करना नहीं है नहीं नहीं, लोकेशन क्या? वो ब्राउज
वो ब्राउज से चूज करो। अब जो तुमने फोल्डर बनाया था ना डी ड्राइव में, ठीक है, उस फोल्डर को चूज कर लो। डी ड्राइव में है ना आपका, वो नीचे होगा दिस पीसी में जाकर। हाँ, उस फोल्डर को चूज करना। अब होगा ये अब होगा ये कि देखो, जितना भी तुम्हारा इंस्टॉल होगा ना फाइल, ये सारे इसी फाइल के अंदर में आएगा। ठीक है, और बस नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट करो। अब इसमें आपको पूछता है ये कि कितना जीबी देना चाहते हो। तो देखो, मिनिमम स्टोरेज ऑफ साइज 30 GB आपको देना होगा। तो ऊपर में जो 2 लिखा हुआ है ना, उसको 2 से काट करके वहां पर 3 लिख दीजिए, तो 30 GB हो जाएगा वो। सही। और यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहा है, स्टोर वर्चुअल डिस्क, सिंगल फाइल और मल्टीपल फाइल। मल्टीपल फाइल और सिंगल फाइल में फर्क ये होगा कि मान कर चलो कि 30 GB का एक वर्चुअल हार्ड ड्राइव बनाता है ये। तो अगर सिंगल फाइल रहेगा ना, तो ये एक ही फाइल बनाएगा, कि मान के चलो जिसमें आपका पूरा ओएस होगा। बट अगर मल्टीपल फाइल आप सेलेक्ट कर देते हैं, तो वो मल्टीपल स्प्लिट कर देगा उसको अलग अलग फाइल में। और मल्टीपल फाइल के अंदर एक इशू है कि अगर एक भी फाइल अगर आपका मिसिंग हुआ ना, आपका पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट कर जाएगा। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, रिकमेंड कर रहे हैं हम, आप लोग सिंगल फाइल चूज कीजिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको फिनिश कर देना है। मगर एक चीज ध्यान रखना, आप जैसे ही आप फिनिश करोगे, अब लेटेस्ट काली के अंदर क्या कर रहा है, ये लोग बाई डिफॉल्ट 4 GB रैम ले लेता है। मगर आपको ध्यान रखना है, अगर आपका रैम, आपका मेन रैम 16 GB अगर है, तो आप ठीक है, एक 4 GB दे सकते हो। बट अगर 8 GB है, तो आपको 2 GB रैम देना होगा। कैसे देंगे, चेंज करेंगे तो नीचे दिख रहा है आपको एक ऑप्शन, एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग, इसको क्लिक करना है आपको। और यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे, तो ये देखो रैम का सेक्शन खुल कर आ गया है। अब आपको जितना रैम देना है ना, आप अपने वो ब्लू आइकन है उसको क्लिक करके जितना रैम चाहिए उतने रैम पे लाके उसको छोड़कर आप उतना रैम दे सकते हो। जैसे इनका 4 GB रैम है, क्योंकि इनका मेन मशीन 16 GB रैम का वहाँ बता भी रहा है, तो इनके लिए मोर इनफ है, तो बस इन रहने दीजिए। बट अगर आपके केस में कम रैम है, 8 GB रैम है, तो 2 ही GB रैम दीजिए, ज्यादा बेटर होगा। बस इतना ही करना है। अब इसके बाद सिंपली आपको प्ले वर्चुअल मशीन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये रन हो जाएगा। और जैसे ही रन होगा, आपको एक हैंड का साइन आएगा, उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक कीजिए बीचों बीच स्क्रीन पे ले जाके काली में, कर्सर को काली, हाँ क्लिक कीजिए, तो आपका काली मशीन सेलेक्ट हो जाएगा। क्लिक कीजिए लेफ्ट क्लिक माउस में, क्लिक कीजिए ना बस। हाँ, अब आप अपने काली मशीन पे आ गए। अब आपको पहला ऑप्शन एक दिख रहा है सबको, ग्राफिकल इंस्टॉल, आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस कीजिए। अब जैसे आप एंटर प्रेस किए, अब जो आपने आईएसओ लोड किया था, अब ये उसको सब उनको बूट कराएगा ये। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा बैठ जाना है आराम से, ये टाइम लेगा। ओके, आ गया ये। अब आपको सबसे पहला चीज ये लैंग्वेज पूछ रहा है, तो ऑब्वियस है इंग्लिश रहने देंगे। इसको भी अभी कंट्री, एक चीज ध्यान रखना, कोई भी ऐसा आइडेंटिटी, आपका कोई भी ओरिजिनल आइडेंटिटी आपको इसमें नहीं देना है। आपका भले ही कंट्री हो, नहीं देना है। वो क्यों मना कर रहे हैं हम, वो आपको आगे चलकर पता चल जाएगा, आगे क्लासेस में। कंटिन्यू कर दो, जो भी है रहने दो, फिर से कंटिन्यू कर दो, कंटिन्यू कंटिन्यू। ठीक है, अब जैसे ही आपने कंटिन्यू किया, अब ये आपके जो डिस्क आपने माउंट किया है, अब उसको चेक कर रहा है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। लोड कर आ रहा है आपके सारे पार्टीशन, सारे जितने फाइल्स जो आपने आगे इसको चेक किया, इस सबसे सही ही यह चेक कर रहा है। एक बार अगर ये जैसे ही चेक कर जाएगा, इंस्टॉलेशन प्रोसेस आगे की और प्रोसीड कर जाएगा। तो वेट करना है इसको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लोड इंस्टॉल कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन मीडिया डिटेक्टिंग नेटवर्क हार्डवेयर। देखो, ये क्या कर रहा है, समझ में आ रहा है सबको। ये बेसिकली दिखा रहा है कि हाँ ठीक है, तुम एक ओरिजिनल ओएस पे हार्डवेयर को इंस्टॉल कर रहे हो, बट वो शैडो कॉपी पर हो रहा है। चलो, हो गया। अब आपको ये कंटिन्यू कर देना है, यहाँ कुछ नहीं चेंजेस करना है आपको। कंटिन्यू। कोई थर्ड पार्टी डोमेन है तो सेट करना है तो कर सकते हो, बट हम अब आया मेन चीज, यहाँ पर आपको ध्यान देना है।
अब आपको अपने यूजर नेम सेट करना, अगेन बोल रहे हैं, कोई अपना रियल नाम या कुछ भी यहाँ पर आइडेंटिटी नहीं देना। आप कुछ भी उसके अलावा लिख दो, बट कोई रियल चीज, अपने रियल आइडेंटिटी नहीं देना, कोई नाम मत देना। तो आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो बिना अपने नाम के अलावा कुछ भी। नाम दो एक, जो मशीन का नाम मतलब यूजर नेम। ठीक है, कंटिन्यू कंटिन्यू। अब आया मेन चीज, और यहाँ पर अब आपसे आपका जो लॉक रूट पासवर्ड पूछा जाएगा, यह पासवर्ड आपका मशीन भी एक्सेस करेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी आप एक पासवर्ड दे दो जो आप याद रख सकते। ज्यादा बड़ा पासवर्ड भी मत देना। पासवर्ड दो, भूलना मत ये पासवर्ड, और नीचे कंफर्म करो वो पासवर्ड। ठीक है, कंटिन्यू करो। ये आपके क्लॉक को सेटअप कर रहा है, कंटिन्यू। वेट वेट, अब ये क्या कर रहा है, ये पार्टीशन कर रहा है। अच्छा, आप लोग को पता है बाय डिफॉल्ट एक रैम का जो पार्टी वो होता है। हाँ, अच्छा ये आ गया। हाँ, यहाँ पर फिलहाल इसको कंटिन्यू कीजिए आप। कंटिन्यू। ये देखिए वो वर्चुअल फाइल है, कंटिन्यू मतलब ट्राई में। बस, फिर ये कंटिन्यू। बस ये करना था, अब रुकिए। ये पूछ रहा है कि पार्टीशन करना है, क्योंकि एक चीज आप लोग को पता होना चाहिए कि लिनक्स का जो बाय डिफॉल्ट जो पार्टीशन है वो एक्सटेंशन होता है, ext4 होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको यस करना है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे ना तो आपको एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर पार्टीशन डिस्क आपको यस करना है। फिर कंटिन्यू करिए। अब ये लोड कराएगा सारे फाइल्स को पार्टीशन करने में। अब ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो बेस फाइल है आपके सिस्टम का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये आपका बेस फाइल सारा इंस्टॉल करेगा। इसके बाद जो मेन प्रोसेस होता है, जिसके अंदर वो जितने भी टूल्स होंगे ना काली के अंदर, वो सारा काली का टूल्स इंस्टॉल कराएगा, और सारा यूआई का वो इंस्टॉलेशन होगा। तो आपको हो सके वहां पर थोड़ा टाइम ज्यादा लग सके, तो आपको पेशेंस रखना है, यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं करना, क्योंकि ये प्रोसेस होते हैं ना, ये टोटली आपके सिस्टम के हार्डवेयर के रिक्वायरमेंट और सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड करते हैं। अगर आपका सिस्टम थोड़ा अच्छा रहा तो मैक्स टू मैक्स ये 20 से 30 मिनट के अंदर अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, और अगर उससे भी अच्छा रहा तो ये फिर नहीं भी नहीं तो 15 मिनट या 10 मिनट में भी इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे एक चीज आप, हाँ, कल हम ना कुछ क्रैक विंडो का बात कर रहे थे हम, शायद हम बोले थे कि आज हम बताएंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत ऐसा लोग होगा जो क्रैक ओएस चला रहा होगा, है ना। अब बहुत लोग को ये नहीं पता होगा कि क्रैक ओएस क्या होता है, पायरेटेड ओएस क्या होता है। देखिए, बेसिकली मेरा बोलना ये है कि अब जैसे कि आप लोग खुद सिक्योरिटी फील्ड में आ रहे हैं, बट आप पायरेटेड ओएस चला रहे हैं ना, ये खुद आपके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है। अब इसलिए क्यों, इसके पीछे मैं बताता हूँ। जैसे देखिए, आप लोग को पता होता है कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप लोग लगभग हर इंडियन यूजर यूज ही कर रहा है, आप लोग भी यूज कर रहे हो। अब होता ही है कि विंडोज जो है वो एक पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, फ्री नहीं है। ठीक है, अब होता ही है कि यहाँ पर मान कर चलिए, अब इस, हाँ ये आया मेन चीज। अब आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू। बस, अब ये टाइम लेगा थोड़ा, बस ये लास्ट स्टेप है। ये देख रहे हैं आप लोगों ने, यहाँ पर 2571 मतलब 2571 टूल्स फाइल्स ये इंस्टॉल करा रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब होता ये है कि जो विंडोज है आपके पास 10 11 जो भी आप विंडोज आज तक यूज किए हो ना, आप लोगों को पता होना चाहिए वो फ्री नहीं होता, वो लाइसेंस होता है। मतलब अगर आपको प्रॉपर चलाना है तो आपको उसका लाइसेंस परचेज करना होगा। तो लाइसेंस मतलब उसका एक की आता है। अब जो की जाता है आप लोग को शायद पता हो, 10 15 हजार 8 8 हजार तक सेल होता है। मगर यहाँ पर क्रैक का क्यों बात होता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं,
लेने से बचने के लिए या फिर इतना अति ना हो, वो लोग क्या करते हैं, सिर्फ ऑब्वियस सी बात है कि लोग कोई भी 8-10 हजार रुपया अधिक खर्च नहीं करता है, और वो लोग क्रैक क्रैक चला लेते हैं। जैसे कोई आता है ना कि एम स्पाई को क्रैकर क्या क्या होता है, जिससे क्रैक करके वो विंडोज को चला लेते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ पर है? प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो वो क्रैक होता है ना, बेसिकली उसके अंदर होता है मालवेयर। अब होता ये है कि आजकल आप लोग कभी कोई क्रैक चलाए होंगे, चाहे ऑफिस का चाहे विंडोज का। आप लोगों ने एक चीज गौर किया होगा, वो आपके एंटीवायरस को बंद करवाता है कि आप अपना एंटीवायरस बंद करो तब ये क्रैक चलाना। आप लोगों ने कभी सोचा है कि वो आपका एंटीवायरस क्यों बंद करवाता है? क्योंकि एंटीवायरस आपका एक प्रोटेक्शन है। अगर आपने अपने सिक्योरिटी सिस्टम को ही बंद कर दिया ना, तो आपका कंप्यूटर एक खुला किताब की तरह होगा। ठीक है। अब जैसे ही आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद कराते हो, तो बेसिकली वो क्रैक टूल को रन कराता है। वो क्रैक टूल होता है मलिशियस। उसके अंदर में होता है एक कोई भी मालवेयर। वो रैनसमवेयर भी हो सकता है, वो स्पाईवेयर भी हो सकता है, वो स्टीलर भी हो सकता है। अब जैसे ही आप बंद कराते हो वो हो जाता है, वो आप जैसे ही रन कराते हो, वो सिंपली आपके विंडोज मशीन के, जो भी आपका विंडोज का आपका अपना एक ऑफिशियल एंटीवायरस होता है जिसका नाम है विंडो डिफेंडर। वो डिफेंडर हो या कोई भी एंटीवायरस हो, एक एक इनके एक फंक्शन होता है जिसको बोला जाता है एक्सक्लूशन। अब वो होता क्या है कि वो एक्सक्लूजन में जा करके ऐड हो जाता है वो मलिशियस फाइल। अब उसका फायदा ये होता है, और आपको नो डाउट आपका विंडो क्रैक कर देता है कि आपका विंडो एक्टिवेट हो गया। मगर आप फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आप लोग को पता होना चाहिए, विंडोज 10 का परमानेंट क्रैक है ही नहीं। वो बस कुछ टाइम के लिए वो क्या रजिस्ट्री में कुछ छेड़छाड़ करके अपडेट में कुछ फेर फेर करके वो आपको विंडो एक्टिवेट कर देता है। बट वो एक सर्टेन टाइम तक ही, वो एक लिमिट टाइम तक ही करता है। एक टाइम जैसा ही आएगा, आपका विंडो दोबारा से अनएक्टिवेट हो जाएगा और फिर से दिखाने लगेगा कि विंडो का लाइसेंस एक्सपायर हो गया। मगर आपने जैसे ही आपने उस एंटीवायरस को बंद किया ना, वो स्पाईवेयर या मालवेयर आपके सिस्टम में चला गया। अब एक्सक्लूजन होता क्या है कि आप अगर बाद में एंटीवायरस ऑन भी कर दोगे ना, फिर भी आपका वो एंटीवायरस उस वायरस को डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि एक्सक्लूजन है ही इसी काम के लिए। अब वो कंटिन्यूअस ना आपके सिस्टम को मॉनिटर कर रखा होता है। जो हैकर है, जिसने वो क्रैक टूल्स बनाया, जो क्रैकर बनाया, वो कंटिन्यूअस आपके सिस्टम्स को मॉनिटर कर सकता है, कंटिन्यूअस आपके सिस्टम से डेटा चुराता है। आपका पासवर्ड्स, आपका अगर आप क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल रहे हैं, वो सारा उसके पास जा रहा है। और एकाएक कभी पता चला कि आपका ये लीक हो गया, आपका क्रेडिट कार्ड लीक हो गया, आपका इतना मतलब ये आपका ये डेटा ब्रीच हो गया। उनमें सबसे बड़ा हाथ ये क्रैक टूल्स का, क्रैक विंडोज का होता है। एक सिंपल सा बात समझिए कि दुनिया में आज के डेट में फ्री में तो कोई आज जहर भी नहीं देगा। मानते हो ये बात आप लोग? अगर किसी को कहेगा ना, किसी को मरना है, सुसाइड करना है, वो जाएगा मेडिकल में, बोलेगा जहर वाले दुकान उकान पे होता है ना, चूहा हुआ दवाई मारने का वो दवा होता है, वहां जाके वो बोलेगा भी ना कि भाई पैसा नहीं है, जहर दे दो, मरना है। वो बोलेगा कि भागो, पहले तुमको मारना है तो मरो, मत पैसा लेकर आओ। तो बस आप इतना समझ रहे हो कि माइक्रोसॉफ्ट जैसा एक कंपनी, जो मिलियंस करोड़ों करोड़ों डॉलर्स खर्च कर रहा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, अगर उसको कोई क्रैक कर रहा है तो फ्री में तो कोई करेगा नहीं, बदले में उसका आपका सिस्टम चाहिए। और यही होता है। और ये इंडिया का बहुत नासमझी है कि यहाँ पर कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर को देखते हैं कि वो लोग इस चीज को प्रमोट भी करते हैं कि वो लोग क्रैक टूल देता है, बोलता है चलाओ फ्री में विंडो चला। मगर उनको ये नहीं पता है कि आप लोगों के लाइफ, आप लोगों के सिस्टम, उनके डेटा को रिस्क पे ला रहे हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी एक चीज गौर किया है कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर या फिर बैंक के अंदर पायरेटेड विंडोज क्यों नहीं यूज किया जाता है? अगर कोई आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर में होंगे, गवर्नमेंट सेक्टर छोड़िए आप, अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे होंगे ना, कोई बैंक, कोई अच्छे पोस्ट पर भी होंगे जिनके यहाँ कंप्यूटर यूज हो रहा है, उनसे बस इतना पूछना कि जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे हो विंडो का, 10, 11 जो भी हो, XYZ, क्या वो पायरेटेड है? नहीं, वो पायरेटेड नहीं होता है। वो लोग एक एक पीसी का ना 10-10 हजार रुपया लाइसेंस का पे करता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर पायरेटेड रहेगा तो उनका यूजर्स का डेटा खतरा हो सकता है, उनका फाइनेंशियल सेक्टर ये हो सकता है। मगर आज भी लोग
मतलब इसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। तो आप लोग खुद सिक्योरिटी के अंदर में, तो इन चीज़ों से आप थोड़ा बचिए। और हालांकि माइक्रोसॉफ्ट इस चीज़ को ऐसे भी वो कंडेम करता है, क्योंकि एक चीज़ जान लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट को पता है कि आप क्रैक विंडो चला रहे हैं, आपको सब पता है, वो कुछ नहीं करेगा। वो बस एक अपडेट जारी करेगा कभी, वो उस अपडेट के थ्रू एक सॉफ्टवेयर आएगा आपके पीसी में और आपका पूरा विंडो करप्ट कर देगा। हुआ होगा भी आप लोग के पास, जो लोग करप्ट विंडो चला रहे होंगे, या सॉरी क्रैक विंडो चला रहे होंगे, एकाएक उनका पीसी ब्लैक हो जाता होगा। वो इसी तरीके से होता है। वो फिर भी कुछ, क्योंकि वो ना आपको आदत दिला रहे हैं, साफ सीधी बात है, वो आपको आदत दिला रहे हैं। आज के डेट में इंडिया में जो लोग कंप्यूटर चलाने वाले, कितने लोग को लिनक्स चलाना आता होगा, कितने को मैक चलाना आता होगा। यहाँ एक बच्चा पैदा भी होता है और पहला कंप्यूटर उसके हाथ में जाता है तो उसको विंडो ही दिया जाता है। तो वो अपना पूरा लाइफ विंडो पे ही क्या करता है, मतलब पूरा लाइफ वो विंडो पे दे देगा। अगर मान कर चलो, अपना पर्सनल लाइफ में चलो वो क्रैक चला लिया, मगर कल को जाके किसी ऑफिस में जाओगे, कल को कोई कंपनी खोलोगे, वहां पर आप क्रैक नहीं चला सकते। अगर गलती से भी क्रैक चला दिए, पायरेसी आप किए, वो आप पे लीगल एक्शन लेता है, कॉपीराइट ठोकेगा, और एक पीसी का 70-80 हजार रुपया वो लोग चार्ज करता है, क्लेम करता है। आप लोग एक चीज और गौर करना, आप किसी भी ऑफिस में चले जाओ या कोई कॉलेज में, जो स्कूल्स में भी, उनके जो लैब्स होते हैं ना, उनके कंप्यूटर में देखना वो लोग लिनक्स यूज करेगा, वो 1.2 यूज करेगा, इसी कारण से। तो थोड़ा ये पायरेसी, इन सब चीजों, पायरेटेड विंडोज या टूल से बचो, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा आपको सिक्योरिटी को हार्म करते हैं। और अगर आपको पता करना हो ना कि आपका विंडो पायरेटेड है कि नहीं, बहुत सिंपल तरीका बताते हैं। बस कुछ मत करना, अपना सीएमडी खोलो, खोलना नीरज, कमांड प्रॉम्प्ट, और बस इसमें ना एक कमांड देना आप लोग, कमांड प्रॉम्प्ट बोले सीएमडी, सीएमडी। और इसमें एक कमांड देना SLMGR एस एल एल, एम स्मॉल स्मॉल में, एस स्मॉल, एल एम स्मॉल बोल रहे हो तो एस एस एम एल एम जी आर SLMGR, एस फॉर सन, एस एल एल फॉर एम लायन, डॉट वॉल्यूम V, VOLUME। नहीं नहीं, V फॉर वॉल्यूम, मतलब V लिखना है सिर्फ, B फॉर हाँ। बॉय, B, S फॉर सूरज, स्पेस, स्लैश, DLI, एंटर। बस एंटर कर दो। देखो, अगर इस तरीके का पॉपअप आता है ना आपके पास, जिसमें सिंपल लिख के आ रहा लाइसेंस स्टेटस लाइसेंस, तो समझ जाना कि आपका लाइसेंस विंडो है। ओके। मगर अगर किन्हीं का अगर बहुत बड़ा सा पॉपअप आता है, और जिसमें लिख के आएगा KMS को, और आपका इतना डेज लेफ्ट है, इतना दिन चल लेफ्ट है, एक टाइम चल रहा होगा, तो समझ जाना कि वो क्रैक विंडो। और उसमें अगर आप नीचे ध्यान से देखोगे ना, तो एक IP एड्रेस दिखाएगा एक सर्वर का, KMS सर्वर करके। वो बेसिकली वो हैकर्स का वो C2C सर्वर होता है, जिससे आपको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना होता है। सर मेरा हम्म। सर मेरा कैमरा दिखा रहा है। और एक एक चीज बताते हैं आप लोग को और, आप लोग जिनका भी क्रैक विंडो होगा ना, एक चीज गौर करना आप लोग, कि आप लोग कभी भी इंटरनेट कनेक्ट करते होगे ना अपने पीसी से, भले ही आपका हार्डवेयर अच्छा रहे, पर जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट होता होगा ना, आपका पीसी लैग करना शुरू कर जाता होगा। ठीक है, बिना इंटरनेट के चलाओगे तो अच्छा चलेगा, बट इंटरनेट यूज करते हो ना, सिस्टम लैग करना शुरू कर जाता होगा, बहुत अनबिहेवियर होने लगता है। तो समझ जाना कि, क्योंकि डाउट है, क्योंकि क्या होता है ना, कि जब आपका सिस्टम कनेक्ट हुआ, तो हैकर्स के पास जो भी कंट्रोल कर रहा हो ना सिस्टम, उनके पास कंटिन्यूसली वो डेटा वो स्टोर कराते रहते, कनेक्ट करते रहते। अब उस चक्कर में आपके पीसी पे लोड पड़ता है। और बहुत वेबसाइट है जो लिख के देता है कि विंडो प्री एक्टिवेटेड। ये एक चीज हमेशा याद रखना, कोई भी विंडो प्री एक्टिवेटेड कभी नहीं होता है।
विंडोज कभी भी एक्टिवेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस की से होता है, वो उसी लाइसेंस की का वो पैसा चार्ज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रखना। और अगर जिनका भी पायरेटेड हो ना, हम बताएंगे तुम लोग को। एक्सक्लूजन एक होता है, अपने डिफेंडर में जाना, कभी भी थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग में जाना और एक्सक्लूजन को खोल कर देखना। जिनका भी अगर मलिशियस होगा ना, वहां पर एक फाइल आ जाएगा जो कि आपने कभी किया भी नहीं हो। अब इसका एक सॉल्यूशन हम बता सकते हैं कि देखो, अब हमको पता है यार कि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं करता है, मगर तरीका है। जैसे कुछ वेंडर लोग हैं, इंटरनेट पर भी है बहुत लोग, बट यही है कि कुछ जेन्युइन लोग हैं, फ्रॉड भी भरा पड़ा हुआ है। कुछ वेंडर लोग हैं, वो लोग क्या करता है, कुछ मिनिमल अमाउंट ऑफ चार्ज करता है। ठीक है, मतलब जैसे मान कर चलो कि जैसे अगर ऑफिशियली लेने जाओगे तो आई थिंक विंडोज 10 का ही प्राइस 8-10 हज़ार रुपया ऑफिशियल माइक्रोसॉफ्ट है। बट अगर कुछ वेंडर है, वो लोग क्या करता है ना, जैसे मान के चलो कोई कंप्यूटर मार्केट में आया, ठीक है, और वो खराब हो गया, तो मदरबोर्ड स्क्रैप में चला जाता है, या फिर वो लोग क्या करता है, वो लोग वो की निकाल लेता है, ठीक है, बल्क में। फिर उस की को ना बहुत 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 कम दाम में सेल आउट बाहर सेल कर देता है। और वो मतलब कितना बोले, मतलब 1000, 1200, 1500 ऐसा करके बेच देता है वो लोग उस लाइसेंस को। इवन हम खुद बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास i3 सिस्टम है, ठीक है, हम 2016 में परचेज किए थे। हम आज तक अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट नहीं किए, वही चल रहा है। और हम उस टाइम हम वैसे ही लाइसेंस परचेज किए थे एक वेंडर से। हम उससे लेते भी रहते हैं बार बार, कभी कभी जरूरत पड़ता है, और 2-3 कंप्यूटर के लिए पड़ा था। तो वो ना हमको पता है वो कितना में दिया था, वो 2400 रुपया में दिया था उस टाइम। हालांकि उस टाइम के लिए महंगा था, फिर भी वो 24, उस टाइम के लिए सस्ता था, फिर भी हम 2400 में लिए। और रिसेंटली अभी एक कोई और स्टूडेंट थे किसी और बैच का, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर मुझको चाहिए चाहिए, तो उनका पता नहीं 1000 या 1500 ऐसे ही कुछ लिया था उनसे। मस्त चल रहा है, मस्त चल रहा है। हम इसीलिए सजेशन देते हैं ना, कभी भी लाइसेंस यूज करो, क्योंकि एक फायदा है। अब लोग क्या करता है, एंटीवायरस यूज करता है। आपको पता होना चाहिए कि एंटीवायरस उल्टा आपके सिस्टम के एक्स्ट्रा प्रोसेस को खाता है। प्लस कि वो एक सर्टेन टाइम तक ही होता है कि उतना टाइम हुआ लाइसेंस एक्सपायर, 1000-1500 इंसान उसमें बर्बाद करता है। अगर आपके पास ऑफिशियल विंडो है ना, ऑपरेटिंग ऑफिशियल, तो आपको किसी भी एंटीवायरस का जरूरत ही नहीं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का एक एंटीवायरस सिक्योरिटी सिस्टम है, विंडो डिफेंडर, जो कि बहुत पावरफुल है। अभी के डेट में बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वो ये भी एक फायदा हो जाता है कि आपका जो विंडोज का सिक्योरिटी अपडेट होगा, पैच होगा, वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो कभी एक चीज और देखना, जिनका अगर कम ही स्पेक्स का सिस्टम होगा ना, हाँ, कम ही स्पेक्स का सिस्टम होगा, मगर मगर उनमें अगर ऑफिशियल विंडो होगा ना, उनका परफॉर्मेंस कुछ अलग ही निकल कर आता है। ये रीजन है थोड़ा, तो ये सब कुछ चीज को थोड़ा ध्यान रखो आपने। जी बोलिए। सर ये जो आप लाइसेंस बता रहे हैं, ये विंडो का लाइसेंस होता है या हमारे पीसी का होता है? विंडोज का लाइसेंस होता है वो, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, विंडोज 10, 11, उसका लाइसेंस होता है वो। और वो सर लाइफ टाइम होता है वो। हाँ, जो हम सर शॉप से विंडो डलवा के लेके आते हैं, अगर हमारी विंडो फॉर्मेट हो जाती है, उड़ जाती है। वो क्रैक होता है। सर मैं अभी 1 वीक पहले डलवाई है उससे, वो आप लाइसेंस लिखा आ रहा है। अभी आजकल मैंने ऐसा ऐसा, हाँ, आपके वो वीडियो आज, में चेक किया ना। हाँ, तो आजकल तो ऐसे आप ऐसे भी क्रैक आ रहा है ना, कि ऐसा पॉपअप दिखाता है। मगर एक चीज याद रखना, ये जो दुकान वाले जो डालते हैं ना, ये को भी याद रखना, जो विंडोज का ऑफिशियल लाइसेंस अगर होता है ना, और 10,000 रुपया वो लोग अलग से चार्ज करेंगे, और आपको प्रॉपर एक सीडी आता है, पेन ड्राइव आता है माइक्रोसॉफ्ट का। आप चाहो तो अमेजोन अमेजोन पे भी सर्च करोगे ना, आपको दिखेगा। इन लोग क्या करता है, इन लोग क्रैक ही डालता है। ऑब्वियस सी बात है, 500-600 रुपया लिया, डाल कर दे दिया, जो कि लीगली भी सही नहीं है। क्योंकि जिस दिन अगर माइक्रोसॉफ्ट इन लोग के ऊपर रेड मारता है ना, तो इन लोग को लाखों लाखों रुपया जुर्माना भरता है, सील भी हो जाता है। एक मेरे तरफ एक एरिया है, वहाँ क्या हुआ था ना, मतलब कंप्यूटर का बहुत सारा शॉप था, आज का बात नहीं कर रहा, 6-7 साल पहले का बात है। तो वहाँ क्या करता था, वहाँ पायरेसी खूब चल रहा था धड़ल्ले से।
तो एक और आईटी रेड हुआ था, शायद रेड हुआ तो माइक्रोसॉफ्ट का भी टीम आया। उन लोग एक कंप्यूटर का चार्ज, क्योंकि उन लोग के पास डेटा था ना कि इस दुकान से कितना क्रैक वो इंस्टॉल किया गया, भाई एट द एंड उसी का विंडो ऑपरेटिंग सब वो लोग ट्रैक कर सकता है। पता नहीं उन लोग के पास डेटा था। तकरीबन एक ही दुकान में ना दो दो सौ पकड़ाया गया कि ये क्रैक विंडो डाल रहा था। अब आप हिसाब लगा लो कि एक कंप्यूटर पे फाइन मारा था 60 से 70 हजार रुपये, 200 का जोड़ लो। उसका दुकान सील होने पे आ गया था वो, फिर केस हुआ, फाइन चुकाया तब जाकर वो बचा। उसके बाद से बहुत साल तक उस पूरे एरिया में ना कोई विंडो डालता नहीं था, डर के मारे क्रैक डालते थे। क्रैक डालने का नाम, वो लोग कहता था कि भाई 8-10 हजार लगाओ लाइसेंस में, क्रैक नहीं डाल सकते, क्योंकि वो लोग का डर था मन में। वही बात है, माइक्रोसॉफ्ट कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। पता है माइक्रोसॉफ्ट ये कमाती है किससे? ये कंपनी से कमाती है, क्योंकि तुम कंपनी खोलोगे, तुम कोई ऑफिस खोलोगे, तुमको लेना पड़ेगा लाइसेंस। तुम नहीं लोगे तुम पे लीगल एक्शन कर देगा वो लोग, तुम क्रैक चलाओगे तो। ठीक है, मगर अब कोई कंपनी खोला है, उनके एम्प्लॉयज के लिए अब उनको ऑफिस 365 चाहिए चाहिए, ये लोग उधर से कमाते हैं, उन लोग का मेन उधर है। मगर हाँ, अब नुकसान भी है ना। अब जैसे लोग, क्या होता है, कुछ पैसा बचाने के चक्कर में आप क्रैक चला रहे हो, एक दिन पता चला कि आपका क्रेडिट कार्ड लीक हुआ, आपको एक बिल आ रहा है कि आपने ये सर्विस यूज किया और आपने कभी वो किया ही नहीं, आपका डेटा लीक हो गया, पता चल रहा है कि आपके नाम पे लोन ले रखा गया और आपको पता भी नहीं है। तो ये सबसे ज्यादा, इनमें इसका सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट इन लाइसेंस, सॉरी, क्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का होता है और इन क्रैक टूल्स का। सर मेरा एक और डाउट था। हम्म। सर अगर हम मैनुअली प्रॉक्सी यूज करें या जो आपने उसमें रिकॉर्डिंग में बता रखा है टोर और नाइट और एक और था सर, काली टोरीफाई का यूज करें, मैनुअली अच्छा रहता है या इन अपना कोड का अच्छा है? दोनों अपनी जगह पे सही है बाबू। और बात रहा कि अब टेंशन मत लो, आप लोग का भी वो टॉपिक होगा, हम अच्छे से बताएंगे। तो तो अभी वो तो फिलहाल कवर तो कर दिया मैंने, सभी समझ लिया गया सर उसका। तो बस इतना सा डाउट आया था भी मैनुअली करना अच्छा है या सर काली टोरीफाई से अच्छा है? वैसे तो सर मैनुअली अच्छा होता है ना। जरूरी नहीं है कि मैनुअली अच्छा है। मैनुअली में क्या प्रॉब्लम आता है ना, मैनुअली कहने का मतलब कि अच्छा, हाँ, मैनुअल अच्छा है, नो डाउट। मैनुअल के लिए फायदा आपके पास ये आता है कि आपको कोई टूल की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से सेटअप करोगे। ठीक है, उस हिसाब से सर अच्छा है मैनुअल। anonymous तो रह सकते हैं ना, जो अगर हम कोई टूल का यूज करते हैं जैसे काली टोरीफाई का यूज कर रहे हैं उसमें एक anonymous है ना। हाँ, हाँ, एक बात बताते हैं, जैसे आप टूल का बात कर रहे हो ना, तो टूल भी तो जब तक आपका मैनुअल सेटअप नहीं रहेगा तो आप ऑटोमेशन नहीं ले सकते यूज। अब फोन के अंदर सिम कार्ड नहीं होगा तो आप कॉल कर पाओगे? आप वाईफाई लगा लो, इंटरनेट लगा लो, आप क्या एक कोई नेटवर्क कॉल कर पाओगे आप? पॉसिबल नहीं है ना। बट आपके फोन में नेटवर्क रहेगा तो आप इंटरनेट भी चला पाओगे, कॉल भी कर पाओगे, मैसेजेस भी कर पाओगे। फोन आपके पास है, जिस फोन में नेटवर्क नहीं है वो किसी काम का नहीं, वो 2 रुपए का भी नहीं है, भले उसका कैमरा अच्छा रहे, कुछ भी अच्छा रहे, वो कबाड़ा है फिर। ठीक कोड है, सेटअप कर कोड सेटअप करना जरूरी है। सब सर बताएंगे, ये बहुत एक सिंपल। चीज है, जैसे कोई लैपटॉप से लाइसेंस की कैसे निकालते हैं? जैसे ये मेरा लैपटॉप है, अगर इस लैपटॉप से मैं लाइसेंस की निकालना चाहूंगा तो कैसे निकलेगा? ऐसा नहीं होता, वो स्क्रैप कर देते हैं। पता नहीं वो लोग कैसे निकालता नहीं है वो लोग। वो लोग कहता क्या है ना, जैसे मान के चलो कोई पीसी है, वो खराब वारंटी में खराब हो गया, चाहे वो तो मदरबोर्ड, वो होता है ना, मदरबोर्ड कंपनियां स्क्रैप कर देती है ना, उसको हाँ। रीडिजाइन, पता नहीं क्या वो लोग का, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसके लाइसेंस को वो लोग निकाल लेता है, तो लाइसेंस को निकालने का मतलब उसको डिसकंटिन्यू कर देता है। और वो लोग माइक्रोसॉफ्ट से, तो बहुत सारा वेंडर होता है कुछ अंदर से, ये लोग थर्ड पार्टी, तो बहुत बल्क में एक ही बार में 1000 1000 500 की परचेस कर लेता है होलसेल में, फिर बेचता है ये ऐसे करके। तो सर और एक जैसे ही मेरे पास एक एक और लैपटॉप है, तो वो अभी मतलब डेड पड़ा हुआ है, तो उसमें ओरिजिनल उसमें भी डला हुआ है, तो वो निकालना चाहेंगे तो निकल सकता है क्या? नहीं, वो निकाल के भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना कि अगर तुम एक बार लाइसेंस अपने पीसी में लगा दिए ना,
तो वो क्या करता है, वो तुम्हारे मशीन आईडी से वो कनेक्ट हो जाता है, मतलब तुम्हारा जो मदरबोर्ड है ना उससे कनेक्ट हो जाता है। तुम अगर नेक्स्ट टाइम कभी भी अपना कंप्यूटर फॉर्मेट करोगे, जिनका भी लाइसेंस है ना, ये चीज गौर करना आप लोग, आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अपना विंडो फॉर्मेट करते हो ना, और आप जैसे ही इंटरनेट कनेक्ट करोगे ना, आपका विंडो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। आपको कुछ करने की यस। जरूरत नहीं है, अपने आप हाँ, एक्टिवेट हो करेक्ट जाएगा। करेक्ट। मैंने फॉर्मेट हाँ, किया था ऑटोमेटिक, ये मतलब जाके डाउनलोड किया था माइक्रोसॉफ्ट से, और ये इंस्टॉल कर दिया था। ओएस लाइसेंस वाइसेंस कुछ भी नहीं मांगा। कुछ नहीं, क्योंकि वो जैसे सर्वर उनके सर्वर से कनेक्ट होता है, वो प्रोडक्ट आईडी से ऑथेंटिकेट कर लेते हैं और उनको पता चल जाता है कि यही यूजर है, और फिर लाइसेंस हो देते हैं। तो उन लोग क्या करता है ना, जैसे आपका मदरबोर्ड है, वो मदरबोर्ड को लेता है और उसमें से अभी हमको ये भी अब पता नहीं है, वो लोग बताया गया भी नहीं कैसे, मतलब इतना पता है वो लोग की को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। सर इसीलिए मेरा शायद लाइसेंस जा रहा है, क्योंकि इसका सर पहले लाइसेंस हुआ है। आपने लाइसेंस परचेज किया होगा, लाइसेंस इंस्टॉल किया होगा, तब हुआ होगा। बिना हाँ जी, लाइसेंस को किए ना, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपका जो तभी बोर्ड होगा, हाँ, जैसे कुछ कुछ बोर्ड आते थे ना, अब तो बंद हो गया। गीगाबाइट का कुछ बोर्ड आया था एक टाइम पे, सीपीयू जो हम लोग कसवाते थे ना, मैनुअल असेंबल कराते थे, तो एक टाइम पे गीगाबाइट का कुछ बोर्ड आया था, जो कॉस्टली बोर्ड आता था ना गीगाबाइट का, लाइक आता था, आपको बताते हैं हमें, तो S51 जो बोर्ड आते थे, DDR3 DDR4 के कुछ बोर्ड आते, जिसमें प्री इंस्टॉल्ड विंडोज का लाइसेंस दिया गया था, तो उनमें चलता था। अभी भी तो लैपटॉप आते हैं ना जिसमें प्री इंस्टॉल्ड विंडो होते हैं, बट उसमें होम होता है, होम एडिशन। प्रो किसी में नहीं मिलेगा। प्रो पता है, प्रो सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक लैपटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट सर्फेस, उसमें देता है वो प्रो एडिशन। अच्छा, फिलहाल ये हो रहा है ना इंस्टॉल, जब तक एक चीज पे हम लोग आ आते हैं। और जैसे ये मैनुअल में था, हाँ ये हो गया ना, हाँ ये याद रखना, ये वाला फंक्शन आप लोग को ध्यान से देखना है। ग्रब, जिनको नहीं पता ग्रब क्या है, मैं बता देता हूँ। बेसिकली ग्रब लिनक्स का बूट लोडर होता है। जैसे बूट लोडर वो मेन चीज होता है जिसके मदद से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होता है। जैसे विंडो में बूट बोलते हैं हम लोग, उसी तरीके से लिनक्स में ग्रब होता है। अगर ग्रब अगर आपका इंस्टॉल नहीं होगा ना, तो आपका स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा लिनक्स का। तो आपको ये हमेशा यस रखना है और कंटिन्यू करना है। ध्यान से सारे लोग ये वाला स्टेप भी देखेंगे। इसके बाद सेकेंड ऑप्शन, इसमें जो आ रहा है ना, /DEV/SDA, आपको ये चूज करना है और फिर कंटिन्यू करना है, और बस खत्म। ये हो गया फिनिश। अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, जब तक ये फिनिश हो रहा है, अभी जो मेन पार्ट आते हैं, जो अब हमारे पास जो काली का प्री बिल्ड फाइल था VMware का, वर्चुअल बॉक्स है तो वर्चुअल बॉक्स का भी आप डाउनलोड कर लेना। बट हम अभी VMware का बता रहे हैं, तो VMware का आप लोग डाउनलोड किए। अब उसको कैसे हम लोग रन कराते हैं, मगर उसमें फायदा ये है कि आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रैक्ट करो, ऐड करो और सीधा रन करो। कैसे करना है, मिनिमाइज करना होगा इसको, VMware को, और आपने वो जो जहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, ये दिख रहा है आपको सबको, काले लिनक्स VMware AMD64, इसको अनजिप करना है आपको। अनजिप के लिए हम टूल दिए थे 7zip, बिनरार, कोई भी आप यूज कर लो। आपको राइट क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है लास्ट में, एक्सट्रैक्ट टू काले लिनक्स, ये वाला ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, और जैसे ही करोगे एक फोल्डर एक्सट्रैक्ट होकर आना शुरू होगा। बस डिफरेंस क्या है ना, इसके अंदर जो फाइल मिलेगा ना, VMDX फाइल, जो वर्चुअल मशीन डिस्क फाइल, वो वही फाइल होगा जो हम इंस्टॉल करने के बाद मैनुअली आ रहा है। तो बस यही बस एक मेजर डिफरेंस है। तो ये पहले से इंस्टॉल करा कराया, अब ये एक्सट्रैक्ट होकर आई थिंक 13 GB के अप्रोक्स जाएगा ये फिलहाल। इसको एक्सट्रैक्ट होने देते हैं, बाकी वहां देखें हमारा इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है। अगर किसी को लाइसेंस का अगर ऐसा होगा भी ना, तो आई थिंक कितना एक बैच है जो आप अभी हम जिसको लेने जाते हैं ना, उसी बैच का एक लड़का था, उनको उन स्टूडियो स्टूडियो शायद उनका कुछ लगता है ग्राफिक्स का, तो उनको जरूरत पड़ा था, तो हम उसी वेंडर से लिए थे जिससे हम उनका परचेज करवाए थे। थोड़ा हम बात करके बता देंगे आप लोग, वो जेन्युइन बंदा है वो। नहीं तो आजकल इतना फ्रॉड आ रखा है कि 500-500 में लाइसेंस बेचता है लोग। वो लोग करता क्या है ना, एक ही लाइसेंस 15-15 लोग को बेच देता है। अब 15-15 लोग को बेचा, अब 16वां जैसी बंदा उसको करने जाता है, माइक्रोसॉफ्ट बैन कर देता है लाइसेंस की। फिर उसके बाद कॉल करो, मैसेज करो, कोई जवाब नहीं।
तो ये सर ये इस पे जो दिखा रहा है अमेजन पे दिखा रहा है 199 में विंडोज 10 प्रोफेशनल एक्टिवेशन की। ये वही लोग होते हैं, ये ले लेंगे, एक ही की बोलते हैं, 12 12 15 15 लोग को बेच देता है लोग, और एक तुमको मैसेज आएगा, वार्निंग आएगा कि आपका विंडो इज नॉट एक्टिवेटेड, ऐसे करके आ जाएगा। जी, हाँ कंटिन्यू कर दीजिए। सर मेरा टॉपिक पे एक डाउट रह गया है। हेलो बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं, क्या डाउट है? सर, जैसा कि अगर मैं काली लिनक्स को रन कर रहा हूँ या फिर इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो अगर मान लीजिए स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, कोई सॉफ्टवेयर छूट जाता है, तो बाद में उसको ठीक कर सकते हैं या नहीं? एकदम कर सकते हैं। और क्योंकि ये तो ब्लैक मैनुअल स्क्रीन होने, प्रोसेस है, तो हाँ आवाज कट रहा है आपका। मैनुअल प्रोसेस लो, अगर कुछ ब्लैक हो जाता है या कुछ मतलब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होता है बाय डिफॉल्ट, तो बाद में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं कि नहीं? हाँ एकदम कर सकते हैं, क्यों नहीं। ये तो कुछ नहीं है, थोड़ी आपका हार्डवेयर कुछ इफेक्ट करेगा, एकदम कर सकते हैं आप। और जो ब्लैक स्क्रीन का आप जो बात कर रहे हैं ना, वो बस एक ही रीजन है उसका सबसे बड़ा, या तो फिर आपका डिस्क जो आपने जो आईएसओ आपने किया है ना, या तो वो किसी तरीके से करप्टेड है, या दूसरा मतलब वही डाउनलोड सही से नहीं हुआ है, या दूसरा सबसे बड़ा रीजन होता है जो अभी मैंने बताया ना कि ग्रब लोडर को लोग यस नहीं करते हैं, या फिर ये हुआ है तो नहीं उसके बाद स्लैश डीबी स्लैश एस डी जो उसका पार्टीशन था, लोग उसको इंस्टॉल सेलेक्ट नहीं करते, उस चक्कर में ब्लैक होता है। और सबसे बड़ा रीजन है ग्रब, है ना। अब देखिए इनका ग्रब था तो काली वाली प्रॉपर, ये देखिए एनिमेशन हो रहा है, ये चालू हो रहा है, तो ये प्रॉपर इंस्टॉल हो गया है, बस ये कुछ ही सेकंड में इनके पास लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। सर मेरे को थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर करना है। तो तो मेरे को थोड़ा अपना स्क्रीन शेयर करना था इधर के लिए मना नहीं कर रहे। अब हम एक चीज बता रहे हैं, जैसे अगर जिनका भी मैनुअल में इशू आएगा ना, वो जो मतलब प्री इंस्टॉल वाला मेथड बताएंगे अभी, वो कर लीजिएगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी हम यही सजेशन देंगे, आफ्टर द क्लास आप लोग मैनुअल वाले पर कोशिश कीजिए, करिए। मेरा आई थिंक वो सर। एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हैं ना। नीरज को बोलिए थोड़ी देर के लिए मतलब मेरा ऑफ करने का, मैं करता हूँ। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए 2 मिनट के लिए। सर एक डाउट और था। हेलो हेलो सुन रहे हैं, बोलिए बोलिए। सर मेरे को ये जानना था, जैसे कि प्री बिल्ट में बाद में प्री बिल्ट जो वर्चुअल है काली लिनक्स, उसके बाद अगर हम मैन्युअली कुछ चेंजेस करना चाहें तो हो सकता है सर? नहीं, प्री बिल्ट में आप हाँ चेंजेस सिस्टम के अंदर आप कर सकते हैं, बट अगर आप ये मतलब सर, चाहेंगे ना कि हाँ मतलब ये जैसे कि प्री बिल्ट में 4 GB रैम पहले से आती है मतलब, सर वो चेंज हो ये जाएगा। अरे सर ये देखिए मेरे के नीचे में पॉपअप ये जो है आपका नाम क्या है? श्रवण सर। अब तो नीचे अपना नीचे पानी पॉप क्या कर रहे हो? क्या सर? एक मिनट रुक तो जाइए, हम बता रहे हैं ना क्या आ रहा है, बताइए। नीचे सर देखिए पॉपअप आ रहा है, वो मतलब मैंने पहले जो ये अनइंस्टॉल किया था ना, मैंने अपना वाला इन मतलब कुछ दिन से 15 दिन से शायद ऐसा पॉपअप आता है इसमें। वो दोस्त क्यों वो क्या? VMware, हम बता तो रहे, सुन लो मेरा बात आप पहले। वो VMware टूल्स की वजह से आता है, उसको आप अगर नहीं भी कुछ करोगे ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इसलिए आता है कि अगर क्या बोलो आप, बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो आप। नहीं, प्रॉब्लम का आया था कहाँ पे, मतलब काली में मेरे को प्रॉब्लम नहीं आया, ये प्रॉब्लम आ गया मेरे को मेटा एक्सप्लोर में। वो फुल्ली इंस्टॉल नहीं हुआ इस कारण से, जब मैं उसको फुल्ली इंस्टॉल कर रहा था तो ये पॉपअप वहाँ पे मतलब प्रॉब्लम दे रहा था, इंस्टॉल नहीं आया था। मैंने आईपी कॉन्फ़िग डाला ना मेटा एक्सप्लोर में, तो वो वर्क नहीं कर रहा था इस सुनिए एक कारण। बात बता, ये पॉपअप ठीक है, वहाँ ये पॉपअप वहाँ भी ठीक आ रहा था। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं आप मेरा बात सुन लीजिएगा, ठीक है। ये जो चीज है ना, इसको बोलते हैं VMware टूल। ये होता ये है कि आप इसको इंस्टॉल करते हैं ना,
तो आपका VMware आपके होस्ट मशीन से कुछ फाइल वाइल शेयरिंग करने में ये हेल्प करता है। इससे आपका मेन जो काली मशीन है या जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो ना, उसमें इससे कोई इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बस ग्राफिक शेयरिंग, ऑडियो शेयरिंग इसके लिए काम करता है। अब दूसरा चीज ये है कि जो आप बोल रहे हैं मेटास्पेक्टर ये वो, आप देखिए एक बात बताते हैं, आप जो भी पहले क्या किए नहीं किए वो छोड़ दीजिए, आप टेंशन मत लीजिए उस चीज का। अब आपको जो हम बताएंगे या अब आपको लोग को जो हम सिखा रहे हैं, अब आप लोग को यहाँ फोकस करना है। ठीक है, जी सर, अगर ये इंस्टॉल करना हो तो कैसे करूँगा? वो अपने आप इंस्टॉल हो जाता है, आप अगर कुछ करिएगा भी नहीं ना। अभी वाले जो VMware है ना, ये इतना कैपेबल है, वो खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा। अगर आप अभी इसको कर दीजिएगा ना, तो ये ऐसे भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तब काम करेगा जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा चालू मोड में आ जाएगा तब। ठीक है, तो उसको आप रिमाइंड में लेटर कर सकते हो। ओके सर तो रिमाइंड, ये यहाँ पे क्या ये करना है यहाँ पे? आपका स्क्रीन रुका हुआ है बॉस। अच्छा सूरज, बस लॉगिन हेलो, करो दोस्त, लॉगिन करो। आपका क्या जो डालेंगे यूजर लॉगिन? नेम, आपका यूजर नेम जो डाले थे ना आप, ठाकुर क्या लिखे थे, वो यूजर नेम डालो, पासवर्ड जो आपने सेट किया था वो पासवर्ड दो। सरवन जी समझ गए आप, उसको क्या? मत कीजिए अभी। हेलो, मैम आई उसको I'm उसको छोड़ I'm in दीजिए आप। online class, ma'am, so I'll call you later. Okay? जी सर, मैं छोड़ देता हूँ इसको। उसको कुछ मत कीजिए, उसको रिमाइंड में लेटर करके छोड़ दिए, उसको उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो VMware खुद इंस्टॉल करता है। सरवन माइक ऑफ कर लो। सर लैग कर रहा है ना। सर हम काली लिनक्स पिछले 2-3 साल से चला रहे हैं और हमारी मशीन का पूरा सेटअप है, तो क्या आपकी लैब के लिए न्यू मशीन क्रिएट करूँ या फिर उसी पे कंटिन्यू रखूँ? उसी को कंटिन्यू करो, कोई जरूरत नहीं है, अगर है तो कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। हो गया, ये रन हो गया। अब इसको फुल स्क्रीन में डालना है ना, ऊपर में देखो आप लोग को एक ऑप्शन आ रहा है, लेयर के बाद जो फोर्थ आइकन है उस पर क्लिक करिए। हाँ, क्लिक करिए, ये देखिए आपका फुल स्क्रीन में आ गया। अब वो जो रिबन आ रहा है ना, व्हाइट रिबन, इसको कैसे हटाना है, ऊपर में जो लेयर के आगे में एक पिन का लोगो आ रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके आगे, उसके आगे, हाँ, उस पर क्लिक करिए। ये रहा, ये आ गया। और ये हाथ का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब अभी आप मेन मशीन में काली में आना है। आप लेफ्ट माउस प्रेस कीजिए तो आप काली में आ जाइएगा। ये आ गया ब्लैक कर्सर, मतलब आप काली मशीन में हैं। ये आपका काली का इंटरफेस है, तो ये प्रॉपर काली इंस्टॉल हो गया। और फिलहाल फिर इसको सर शट डाउन कर दीजिए। विंडो में आने के लिए? ऑल्ट कंट्रोल प्रेस करना, या ऊपर वाला जो व्हाइट रिबन है ना उसमें आपको कर्सर को टच करना है बस। ये देखिए आ गया, और बाहर नीचे लाइएगा तो काली में आ जाएगा। फिलहाल इसको शट डाउन कर दीजिए। अभी थोड़ा हम लोग एक वो प्री वाले बिल्ड वाले को भी देखना। शट डाउन ऐसे नहीं होगा, रुकिए रुकिए, अरे ऐसे नहीं होता, शट डाउन करप्ट कर जाएगा। राइट साइड में देखिए, लास्ट में एक ऑप्शन आ रहा है, एकदम राइट साइड में ऊपर में टॉप में। VMware में नहीं, ये VMware है, काली में देखिए। राइट साइड में टॉप में बटन आ रहा है, बटन पर क्लिक कीजिए, लॉग आउट पर। यहाँ आया शट डाउन, शट डाउन पे क्लिक कर दीजिए और ये बंद हो गया। ये प्रॉपर प्रोसीजर है। और हाँ नेक्स्ट, अरे कुछ लोग ये डू एक नॉट मिनट कर हम, दो ना। हाँ, ओके कर दीजिए। अब ये और प्री एक, वाला भी करना है क्या सर? आपका प्री स्क्रीन ऑफ हो गया। हाँ हाँ हाँ, करना है ना। आप बार बार अपना स्क्रीन ऑफ करते रहे शायद। वो रिबन को हटाना है ना, वहाँ पर हाइड आता है स्टॉप शेयरिंग के बगल में, उसको क्लिक करिएगा तो हाइड हो जाएगा। अब हाँ, प्री बिल्ड वाले को बताते हैं कैसे करना, ये बहुत इजी है। अभी आप लोगों ने जो वो किया था ना, पहले अनजिप हो गया। अब जैसे ही ये आपका अनजिप होकर आ गया ना, इसके अंदर ये फोल्डर है, आपको दोबारा अपना VMware प्लेयर ओपन करना है। करो क्या सर?
हाँ हाँ करिए। ये रहा ना VMware वर्कस्टेशन 16 प्लेयर, इसको ओपन कर लीजिए। इसका आइकन पे ले लीजिएगा, डेस्कटॉप पर एक आइकन बना लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आफ्टर द एक्सट्रैक्शन, ध्यान से समझिए सारे लोग। यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है ओपन ए वर्चुअल मशीन, ये क्लिक करना है आपको, ओपन। और यहाँ पर आपने जहां भी एक्सट्रैक्ट कर रखा है उस फोल्डर में चले आना। तो डी, देखिए इनका ऑलरेडी, देखिए यहाँ पर आ रखा है। मैं दिखा देता हूँ, जैसे आप मान के चलिए डी ड्राइव में था, तो ये डी ड्राइव में था, तो इन्होंने डी ड्राइव में ये देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया था। तो जहां भी आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है वहां पर उस पार्टीशन में आ जाना है, उस फोल्डर को चूज करना है, ओपन करना है। फिर उसके अंदर एक और फोल्डर आएगा, करिए ओपन। फिर फोल्डर है, उस फोल्डर में दोबारा आपको जाना है सेलेक्ट करके। लास्ट में एक ये रहा आपका VMX फाइल, बस इसको सेलेक्ट करके आप जैसा ही ओपन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट 4 GB रैम लेगा, ठीक है। अगर आपका रैम कम है तो आप चेंज कर सकते हो। ये देखो अपने आप आ गया। तो इनका 2 GB ऑटोमेटिक ले लिया। अगर आपका 4 GB आता है तो, या फिर आपका रैम कम है तो आप एडिट वर्चुअल मशीन सेटिंग पे जाके भी रैम चेंज कर सकते हो। बस इतना ही करना है, और बस इसका प्ले वर्चुअल मशीन पे आप क्लिक कर दीजिए आपने, ठीक है। और जैसे देखो ये चालू हो जाएगा। हाँ, मगर एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका जो लॉगिन यूजर आईडी पासवर्ड है वो काली काली है, मतलब यूजर नेम भी काली है और पासवर्ड भी काली है, ठीक है। ये देखो हो गया। इसमें आपको कोई इंस्टॉलेशन का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट रन कर गया। सर दोनों चीज अच्छा सेम ही है ना, बट इस मतलब जो अभी हाँ आपने बस ये पहले से प्री आपने सेटिंग करके रखा होगा कुछ। बस 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 हम नहीं करके रखे हैं, वो काली खुद प्री डिफाइन करके रखे, क्योंकि बहुत लोग को इशू आ जाता है इंस्टॉलेशन में, तो उनके लिए भी है। मगर जिनको अब बहुत जल्दी कुछ काम करना, अब उनके पास टाइम नहीं है सेटअप करने का, तो उनके लिए भी है। तो जिनका भी मैनुअल इशू आएगा ना, आपको ये तरीका अपनाना है, बहुत ईजी तरीका है। और वीडियो भी आप लोग को LMS पे मिल ही जाएगा। और एक चीज और बता देते हैं, अगर किन्हीं को खुद से डाउनलोड करना है ना, काली को कैसे करना है वो भी बता देते हैं, बहुत आसान है। अपने ब्राउजर पे आना है और बस आपको सिंपली सर्च करना है काली डाउनलोड। जरा ये नीरज जी आप, यस सर। ये देखिए यूजर नेम काली, पासवर्ड काली, बस एंटर किए, ये लॉगिन हो रहा है, ठीक है। बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं कि दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। अब इंसान का कान होता है, काम दोनों सेम होता है, फर्क ये है कि अब उसको दाहिने हाथ से बाएं को पकड़ो या बाएं हाथ से दाहिने को पकड़ो, है ना। ये आया काली डाउनलोड, पहला वेबसाइट है गेट काली लिनक्स। बस आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही चाहोगे यहाँ पर देखो सब आ रखा है, चूज योर प्लेटफॉर्म। देखो इंस्टॉलर इमेज का मतलब हो गया ISO, वर्चुअल मशीन का मतलब हो गया जिस वर्चुअल मशीन के लिए आपको प्री बिल्ड फाइल चाहिए। अब आपको इंस्टॉलर इमेज पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देखो वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको इंस्टॉलेशन फाइल के ऊपर, ISO के ऊपर। करना जरा, ये देखो नीचे नीचे करना, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। ये देखो पहला लिंक ही आ गया। अब इसमें देखो क्लिक करना मत डाउन। देखो 32 बिट, सॉरी 32 बिट, 64 बिट और एप्पल सिलिकॉन ARM चिप के लिए भी अलग से है। तो हमारा यहाँ पर 64 बिट के लिए चाहिए। तो यहाँ पर नीचे दिख रहा है आपको एक डाउनलोड का आइकन बन के आ रहा है जिसमें 4.0G लिखा हुआ है। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना, डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। बस ये हो गया आपका ISO फाइल, जिसके थ्रू हम लोगों ने मैनुअली इंस्टॉल किया है। अब प्री बिल्ट VM कौन होता है, तो ये ये वर्चुअल वाला। मशीन वाला। अब इस पे क्लिक करोगे, हाँ, तो ये देखो नीचे आ जाएगा। ये देखो, देखो आ गया VMware के लिए, वर्चुअल बॉक्स के लिए, QEMU के लिए। तो अभी जो वर्चुअल VMware के लिए हम लोग ने जो प्री बिल्ट डाउनलोड किया, ये था VMware वाला। जिनका वर्चुअल बॉक्स पे करना होगा वो वर्चुअल बॉक्स के लिए डाउनलोड करेंगे। हाइपर भी माइक्रोसॉफ्ट का है, जिनका हाइपर भी के लिए करना होगा वो हाइपर भी करेंगे। बस इतना है, सिंपल, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। वो देखिए तो हो गया, चालू हो गया वो, नीचे देखिए। ये देखो हो गया, दोनों ये सिमिलर इसका है। स्क्रीन अच्छा यहाँ से बड़ा हो जाएगा। हाँ, वो अपने आप एक बार आपको करना पड़ेगा। ये अपने आप VMware टूल्स के थ्रू, ये जो वही VMware टूल है, देख लीजिए आप सरवन जी, ये वही VMware टूल के कारण ही आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन पे आ रहा है। अगर नहीं रहेगा ना VMware टूल तो स्क्रीन फुल स्क्रीन में नहीं आएगा। मगर हाँ, जब 2017 16 18 में क्या था ना, जब उस टाइम लिनक्स इंस्टॉल करते थे ना हम लोग, या कोई भी VMware में कुछ भी, तो आप हम लोग को ना मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता था VMware टूल्स को, तब जाके फुल स्क्रीन फाइल शेयरिंग ये सब इनेबल हो पाता था। बट अब ऐसी जरूरत नहीं है,
आपका कभी कभार क्या होता है ना कि कुछ कुछ ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन आते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता VMware, तो उसमें आपको मैनुअली पुश करना पड़ता है इंस्टॉलेशन VMware का। मगर अब क्या है ना कि अब ऑटोमेटिक VMware आफ्टर द विंडो जैसे इंस्टॉल होता है ना वो अपने आप इंस्टॉल कर लेता है। जैसे देखो इसमें अपने आप हो गया कि जब तक VMware आप टूल्स इंस्टॉल नहीं रहेगा ना, आपका स्क्रीन फुल स्क्रीन पर नहीं जाएगा, साइज में इशू आ जाएगा आपका स्क्रीन का। तो इसी के साथ लैब सेटअप होता है समाप्त। नेक्स्ट क्लास से हम लोग एक शुरू सवाल था करते सर मेरा। हैं। जी बोलिए। ये काली किसी को लिनक्स जो है सिर्फ हैकिंग के लिए ही यूज करते हैं क्या? क्या बताया था, ऐसा जरूरी नहीं है सिर्फ हैकर्स ही यूज करते हैं इसको, टेस्टर्स यूज कर सकते हैं, तो आप इसको सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर जितने पेंटेस्टिंग के टूल्स होते हैं ना वो पहले से ही प्री इंस्टॉल मिल जाते हैं। बस ये एक डिफरेंस है, बट ऐसा नहीं है, आप लिनक्स का किसी मशीन का भी यूज कर सकते हैं। मैं खुद पर्सनली मंजारो यूज करता हूँ, मैं मिंट यूज भी करता हूँ, मैं उबंटू यूज करता हूँ, मैं तो रैमकोस यूज उबंटू, करता हूँ। जैसे सर उबंटू जो है वो किसका है, काली ये सब लिनक्स का है या लिनक्स का है? उबंटू पैकेज, उबंटू लिनक्स का एक डेबियन ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के बहुत सारे आते हैं, है ना। जैसे अभी अगर सिक्योरिटी ओएस में आते हो तो देखो बताते हैं, काली टॉप मोस्ट नंबर 1 पे है, इसको रन करती है ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ठीक है। सेकंड सेकंड आपका पैरोट सिक्योरिटी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कमांड सबका अलग होगा, मैथ नहीं, सबका सेम है, बस यूआई चेंज है, बस इतना समझो। और पहले आता था सर एक ब्लैक आर्ट फेडोरा आता भी है था। ना, फेडोरा? नहीं नहीं, वो सिक्योरिटी में नहीं आता है। प्रॉपर सिक्योरिटी के लिए फिर हम बताते हैं, ये हो गया। और एक आपका आता है बैकबॉक्स, अब नहीं है, कम अब नहीं चलता है वो, पहले चलता था। काली से पहले आता था ब्लैक आर्क, फिर और है टिसुरगी लिनक्स है, बहुत सारे हैं, बट जो मेन में आता है ना वो आता है आपका आपका पैरोट, काली, है ना, ये सब रैमकोस, ये सब कमांडो VM, कमांडो ओएस। मगर ये सबसे ज्यादा काली ही प्रेफरेबल है साइबर सिक्योरिटी में, क्योंकि बट इसको काली ऑपरेट का कहीं करना अच्छा ऑफिशियल है। सर, काली का कहीं ऑफिशियल मतलब इंस्टीट्यूट वगैरह में सिखाया जाता है या फिर कुछ दूसरा सिखाया जाता है? अरे क्योंकि नहीं दोस्त। अच्छा एक बात पूछते हैं आपसे, चलिए, एंड्रॉयड फोन चलाए आप? हाँ चलाए हो सर। कौन कौन कंपनी का फोन चलाए जिसमें एंड्रॉयड है? लगभग सब तो एंड्रॉयड ही है, सिर्फ ये CMF और वन ये आईफोन, बाकी सब में तो एंड्रॉयड ही है। CMF में भी एंड्रॉयड है, अच्छा। ओप्पो ओप्पो में भी एंड्रॉयड होता है, MI में भी हाँ एंड्रॉयड होता है, गूगल पिक्सल में भी एंड्रॉयड है, सैमसंग में भी एंड्रॉयड है, ठीक है। बट सबका UI काहे चेंज है, ये बताइए आप, डिफरेंस क्या है सब में? सर किसी का स्टॉक है, किसी का वो है कलर OS है, इसलिए सर चेंज है। सेम लिनक्स के साथ हुई है। जो लिनक्स बेसिकली याद रखना, ये कर्नल है। कर्नल क्या होता है, कर्नल हम बताएंगे लिनक्स क्लास में, थोड़ा समझा देंगे। कर्नल बेसिकली किसी भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, कर्नल आप हार्ट बोल सकते हो, हार्ट की तरह होता है, जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ कम्युनिकेट कराने में मदद करता है। तो लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो है बट वो कर्नल भी है। अब लिनक्स क्या है, फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है। तो लोग इसको अपने हिसाब से ना मॉडिफाई कर देते हैं अलग अलग तरीकों के लिए। तो उसी तरीके से हर डिस्ट्रीब्यूशन, हर काम के लिए अलग अलग लिनक्स डिजाइन किया गया है। जैसे अगर नेटवर्क के लिए जो लिनक्स है तो आता है सिगिंट ओएस, आता है सिग्नल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलते हैं हम लोग। अगर फॉरेंसिक्स में बात करते हैं तो रैमकोस है, ठीक है। और एंड्रॉइड पेन टेस्टिंग में आता है तो उसके लिए आपका एक ये है, उसका नाम नहीं याद आ रहा है हमको, टिसुरगी लिनक्स है ना। अगर फॉरेंसिक्स में और भी है को मिंट ओएस है, नहीं टक्स ओएस है, बहुत सारे हैं। तो उसी तो तरीके से ना साइबर सिक्योरिटी के लिए अलग से एक, मतलब है तो वो लिनक्स ही, कमांड वमांड सब लिनक्स का है, बस उसको डिजाइन कर दिया गया है उसके UI को साइबर सिक्योरिटी के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर पहले से प्री इंस्टॉल टूल आ जाते हैं जो जितने भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब आपको अलग से कोई टूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं। मगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पास उबंटू है, आपके पास कोई भी दूसरा लिनक्स है, आप उसमें भी आप बकायदा सब कुछ इंस्टॉल करके आप चला सकते हो, समझे?
मीन्स मतलब काली जो है ये इथिकल हैकर वगैरह यूज करता है। हाँ, इसको ज्यादातर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में यूज होता है क्योंकि इसके अंदर सारे रिक्वायरमेंट आपको मिल जाते हैं। मतलब आपको अलग से कुछ करने की जरूरत है नहीं, सारा कर कुरा कर आपको दे देता है। अगर मान के चलो आपको एंड्रॉइड फोन मिलता है, अब उसमें एंड्रॉइड फोन में जीमेल है ही नहीं, ड्राइव है ही नहीं, गैलरी है ही नहीं, तो किस बात का वो फिर? मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप फिर उसको अलग अलग इंस्टॉल करना पड़ता है। मगर आपको हर आपके काम के लिए आपको सारा कुछ दे दिया जा रहा है, बस फीचर्स का डिफरेंस है, इतना समझ लो आप। ओके। सर जैसे कि ये जो लोग नॉर्मल जो गूगल पिक्सल का फोन आता है उसमें ऐप लॉक नहीं होता है, बट वैसे ही नॉर्मल अगर कोई दूसरा वीवो ये सब का फोन आता है उसमें पर्सनली ऐप लॉक दिया हुआ रहता है कि हाँ वही बात है। सब ऐप लॉक का अपना अपना पर्सनल मतलब लॉक लगा सकते हैं। हाँ वही बात है, फीचर्स का बात हो जाता है, बट है तो एंड्रॉइड ना। अगर उसके ओएस में जाकर चेक करोगे तो वहां पर एंड्रॉइड ही शो करेगा, बस यूआई अलग होता है। जैसे वन प्लस में कलर ओएस है, सॉरी का ओप्पो वीवो कलर ओएस होता है, एमआई का एमआई यूआई है, तो ये सब का है, बस ये डिफरेंस है। इसका ऑक्सीजन ओएस होता है ना, ये हम तो चाइनीज फोन नहीं यूज करते, इसमें तुम्हारा हाँ हाँ, ऑक्सीजन वन प्लस का शायद ऑक्सीजन है, वन प्लस का। ओरिजिनल एंड्रॉइड अगर तुम लोग को यूज करना है ना, उसको बोलते हैं स्टॉक एंड्रॉइड, जो तुमको गूगल पिक्सल में मिलेगा। ठीक है, एकदम स्टॉक हाँ एंड्रॉइड हाँ, गूगल मतलब पिक्सल एकदम में मिलता है। ओरिजिनल एंड्रॉइड, मतलब इसमें तुमको कोई ब्लॉकवेयर, कोई फालतू का एप्लीकेशन कुछ नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं ओरिजिनल एंड्रॉइड। ये बाकी के जो तुम एंड्रॉइड देख रहे हो ये एंड्रॉइड नहीं है, ये मॉडिफाई एंड्रॉइड बोल सकते हो, बस एंड्रॉइड का कर्नल है, समझ रहे हो? बाकी फीचर तो अपना डालते हैं, यूआई अपना लगा रहे हैं, ये बस मेजर डिफरेंस है। जैसे एप्पल का ओएस है, आईओएस है, एंड्रॉइड एप्पल डिवाइस के लिए, मगर उसमें क्या है, वो फ्री नहीं है बाबू, वो है तो सिर्फ और सिर्फ एप्पल के ही हार्डवेयर पे चलेगा। आप कभी देखे हो कि कोई एंड्रॉइड वाले फोन में एप्पल चला दे, एप्पल का आईओएस चल जाए? चलेगा ही नहीं, क्योंकि वो उसके हार्डवेयर के लिए बनाया ही नहीं किया है इस तरीके से डिजाइन। मगर कुछ लोग क्या करता है, मॉडिफाई ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड का थीम बदल करके इंस्टॉल कर लेता है। एक कहावत भी है, गधा को घास खिलाने से घोड़ा नहीं बन जाएगा, समझ रहे हो? तो वो एंड्रॉइड है, उसको घास, उसको तुम जबरदस्ती एप्पल को नहीं बना दोगे। ओके। हेलो सर, वो हाँ, VMware में लाइसेंस की कहाँ से डाले? लाइसेंस की का कोई जरूरत नहीं है अभी, लाइसेंस की वो उसको आप स्किप कर सकते हैं, वो मांगेगा नहीं ऑलरेडी, क्योंकि VMware बंद हो चुका है फिलहाल के लिए, तो कोई लाइसेंस का रिक्वायर्ड नहीं, वो पहले का है, वो मांग रहे हैं, उसको स्किप करो, उसी में ही चलेगा। ओके, वो आई वांट टू ट्राई सर VMware वर्कस्टेशन 16 और 30 डेज आ रहा है, हाँ वो हाँ हाँ, करूँ क्या? वही वही ठीक है। वही हाँ। सर काली कॉन्फ़िगरेशन के जैसे कि पायरेटेड से मुक्ति कैसे मिले सर, लाइसेंस से यूज करें, क्योंकि अभी सब तो पायरेटेड ही यूज करते हैं। मुक्ति तो ऐसे बोल रहे हो, जो सकता है किसी इंसान को मुक्ति करना नहीं सर, मतलब सर कि पायरेटेड ना यूज करें ताकि सिक्योरिटी बचा रहे, क्योंकि हम लोग तो वही यूज करते हैं फिर। पायरेटेड से बचना है तो फिर वही एक काम कर सकते हो, डेटा बैकअप लो अपने सिस्टम का। ठीक है, जी जो भी जी सी ड्राइव में आपका डेटा है, लाइक यूजर ड्राइव में, जैसे आप डायरेक्टरी में लाइक डॉक्यूमेंट डाउनलोड, डेस्कटॉप में जो डेटा है बैकअप जी लो। जी विंडो का ऑफिशियल आईएसओ डाउनलोड करना होगा उसके ऑफिशियल साइट से, और जी बाकी फिर तुम कोई भी एक लाइसेंस परचेस कर लो, 10 कर रहे हो तो 10 का, 11 कर रहे हो 11 का। फिर उस जी आईएसओ को तुमको फॉर्मेट करना होगा, फॉर्मेट समझते हो ना, विंडो चढ़ाना होगा तुमको, फिर जी बस जी सर, अभी उसको। कल ही फॉरवर्ड किए हैं। अच्छा, और फिर उस हाँ लाइसेंस कल को ही। डाल दो, उस लाइसेंस को डाल दो और एक्टिवेट हो जाएगा, बस छुटकारा पा जाओगे तो सर ऑफिशियल लाइसेंस खरीदना पड़ेगा? लाइसेंस खरीदना पड़ेगा, मगर सोच समझ के करना, क्योंकि फ्रॉड बैठा पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा, अभी बहुत ज्यादा फ्रॉड कर रहा है इन लोग। तो जैसे ऐसे सर नाम का है। यही यूज कर रहे हैं तो सर इसमें दिक्कत हम लोग क्या आएगा? देखो
दिक्कत हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि अब हम क्या बोले मैं, दिक्कत कोई ऐसा मेजर दिक्कत तो नहीं आया, मगर फिर भी अगर मतलब तुम खुद सिक्योरिटी पर्सन हो, मान के चलो तुम खुद सिक्योरिटी में हो, जी सर। और थोड़ा सा डेटा होता है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, और मान के चलो क्या होता है ना कि प्रोसेस पे बहुत ज्यादा असर आएगा तुमसे। अब सर अभी डेटा का सर दिक्कत मतलब हम मैनुअली इसमें नहीं रखते हैं, पेन ड्राइव में रखते मेन मेन डेटा। चला लो, कोई दिक्कत नहीं है, चला लो, मगर अगर ऐसा हो कभी ऑप्शन मिले ना तो हटा ही लेना, उसी में फायदा है। जी सर, क्योंकि अभी तो कोशिश करेंगे हटाने के लिए ही। हाँ हटा लो। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसा होगा ना, अगर तुमको चाहिए होगा ना तो बोलना, हम एक वेंडर है, उससे जी हम सर। परचेज करते हैं, या फिर लास्ट मतलब बताया ना कि एक लड़का था उसको चाहिए था, आपको पता नहीं, जी वो भी सर। पहले कहीं से लिया था, उसको फेक की दे दिया था, तो फिर बोला हमसे, तो हम उससे बात उत करके फिर हम जी उसके उसको दिलवा दिए थे। तो अगर ऐसा होगा तो बोलना, हम अगर उसके पास होगा तो हम की दिलवा देंगे फिर। सर उसका पैसा बहुत ज्यादा लगता है लाइसेंस का। ना ना, तो वो बताए तो ये बल्क में बेचता है लोग, बल्क में। मतलब हार्ड टू हार्ड इन लोग कितना में 1000-1500 यही इन लोग का दाम होता है, इसी के बीच चलता है। कभी कभी बहुत महंगा महंगा हो गया तो 1500, सस्ता रह गया तो 1000-800 रुपया ऐसे देता है इन लोग। तो ठीक है सर, थोड़ा टाइम क्लास चल जाए उसके बाद हम आपसे कहेंगे तो चलो आप पैसे दे। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चला लो, थोड़ा मगर बहुत। ये चीज ध्यान रखना, जी सर। ये पर्सनल काम कुछ ना करो, उससे अच्छा बात है, क्योंकि अब आप जान गए हो तो थोड़ा अवॉइड करना। क्योंकि सर हम जिस जब से पढ़ रहे थे काफी कुछ काम पर्सनल ही करते हैं, लैपटॉप है तो सर कुछ न कुछ काम होता ही रहेगा, इसलिए अब चाह रहे हैं कि अब जेन्युइन रहे। हाँ तो वही बात है, थोड़ा क्योंकि अब पहले नहीं जान रहे थे तो तुम लोग को शायद नहीं अवेयर थे इस चीज के बारे में, अब सर जान गए हम होगे तो आज तक अगर नहीं जानते थे सर, आज तक नहीं जानते थे। मैं मास्टर नेटवर्किंग का कोर्स मेरा खत्म होने वाला है, सीएच लास्ट है स्टार्ट होने वाला है, लेकिन आज तक नहीं जानते थे। गलती आप लोग की नहीं है, हम बोल तो रहे हैं कि अब लोग इस तरीके से हवा बना रखा है ना कि लोग फंस जी रहे हैं, सर। इन लोग चक्कर में क्या करें। मेरे सर टीचर जहाँ सीएस पढ़ा मतलब अभी खत्म होने वाला सिक्योरिटी पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया था इस टाइप का जिस टाइप से आप बताए हैं। अभी बहुत चीज हम उसमें नहीं बताए, नहीं तो बहुत ऐसा ऐसा चीज है ना, जैसे कि जैसे तुम लोग सुना होगा कि सिस्टम में जी कुछ इंस्टॉल भी नहीं किया, ठीक है, विंडो जी फॉर्मेट और ही मारा होगा, बहुत क्या हुआ, खास करके सर ऑफिस में हुआ था, भी ये कलकत्ता का मामला था। कुछ जी नहीं किया, वो सिस्टम फॉर्मेट करा कर लाया है, ठीक है, बंदा जी ठीक है, जी अपना ऑफिस डाल रहा होगा, एकाएक उसका सिस्टम शट डाउन हुआ, रिस्टार्ट हुआ, सारा फाइल इनक्रिप्ट हो गया, और मांगा 3 करोड़ रुपया। तब अब वो बोल रहा है कि भाई हम कुछ किए नहीं इंस्टॉल इंस्टॉल। अब उसमें वही किया था कि वो क्रैक जो इंस्टॉल करवा कर लाया था, हालांकि जी गवर्नमेंट को पैसा देती है इन लोगों, तुम लोग देख लेना, एक जी चीज गौर करना, गवर्नमेंट पैसा देती है कि आप हर पीसी पे ना ऑफिशियल विंडो ऑफिशियल लाइसेंस परचेज करें, मगर जी ये लोग क्या करते थे ना, ये लोग को दुकान में जाके 200 रुपया देकर इंस्टॉल करवा कर ले आता था, बोलता था पता क्या चलेगा, और बाकी का पैसा बट पैकेटिंग फंसा। जी तो ऑडिटिंग हुआ, ऑडिट हुआ, कैसे हुआ भाई, कैसे, क्योंकि बहुत डेटा था, गवर्नमेंट का जी बहुत पब्लिक का डेटा बेटा था, पता नहीं। जी एक मेरा स्टूडेंट तो वो बता रहे थे, अब हुआ कि पता चला तो वो चेक हुआ, पता चला, बोला कि भाई ठीक है तुम खरीदा है, पर लाइसेंस दिखाओ, बिल होगा, जीएसटी होगा, जो भी जिससे परचेज किया है, जी कुछ नहीं वाला पता चला, तो दुकान में जाके करवाया तो दुकान वाला को ही पकड़ा तो पता नहीं सस्पेंड उस्पेंड भी कर दिया था, क्योंकि उसके जी चक्कर में पब्लिक सफर है ना, क्योंकि उनका डेटा तो चला गया उसके पास। अब उस डेटा को इन लोग जी नॉन एप्लीकेशन के लिए बेच देता है, नकली डॉक्यूमेंट हम्म, बनाने के लिए। सुनते हो ना कि तुम्हारे नाम पे कहीं पे 20,000 25,000 2 लाख का लोन ले रखा है, तुमको नोटिस आ रहा है, और जी तुम लोन के बारे में उसके उसकी कंपनी के बारे में नाम भी नहीं जानते हैं। ये लोग सबसे बड़ा जी हाथी है, तुम डेटा इसी तरीके से ये लोग निकालते हैं। जी सडनली किसी का सोशल मीडिया हैक हो गया, जो कि कहीं कुछ पासवर्ड दिया नहीं, कहीं लॉग इन किया नहीं, कहीं कुछ ऐसा जी कुछ इंस्टॉल किया नहीं, सडनली उसका खबर आता है कि तुम्हारा ईमेल का पासवर्ड बदल दिया, तुम्हारा इनमें पीछे सबसे ज्यादा हाथ इनका होता है,
ठीक है, जी लोग इतना डीपली सोच नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है। लोगों को लग रहा है कि क्या कुछ नहीं हुआ, नहीं। ये आजकल जो बहुत ज्यादा यूट्यूबर्स के अकाउंट हैक हो जाते हैं ना, उसके पीछे भी सबसे बड़ा रीजन स्टीलर का होता है। और कुछ कुछ यूट्यूबर के पास ये भी पाया गया है कि जिसमें उनका जी यूट्यूब अकाउंट लॉगिन था ना, वो ऑलरेडी जी कॉम्प्रोमाइज था। वो क्रैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स का यूज कर रहे थे। तो उनका पीसी कंप्रोमाइज था। हाँ, पीसी कॉम्प्रोमाइज था, कुकी चुरा लिया, सेशन हाईजैक किया, तो लॉगिन कर लिया वो अकाउंट, पासवर्ड बदल दिया। तो सर ये रैंसमवेयर क्रिएटिंग करना पड़ता है सर, परचेज करना पड़ता है ये? रैंसमवेयर बनाता है लोग, डेवलपर्स बनाते हैं, मतलब बेचता परचेज भी है, करना बना पड़ता है? नहीं बनाते भी हैं लोग, और ऐसे बिल्डर्स भी आते हैं जो आपको बना कर दे सकते हैं। रस्ट प्रोग्रामिंग नहीं